एस्थेटिक मेडिसिन आज इंस्टाग्राम पे एक बहुत एस्पिरेशनल, बहुत ज़्यादा क्लटर्ड फील लगने लग गया है। या सिर्फ सर्जिकल पैशन था सर? सो इट ऑल स्टार्टेड विद अ सर्जिकल पैशन। प्रैक्टिस डेवलप करनी है, अपनी एक क्लिनिक डेवलप करनी है, वो चीज़ यहाँ मिसिंग थी बहुत ज़्यादा दिल्ली। स्टार्ट वाज ऑलवेज डिफिकल्ट। आप शुरुआत से ही ऑपरेशंस और ग्रोथ में सर का साथ दे रहे हैं। यू हैव बीन अ सुपर वुमन सिंस द बिगिनिंग। अभी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, इसमें क्या चैलेंजेस रहे मैम इसको सेटअप करने में? Some of the doctors still don't know what interventional radiologist can actually do. तो सर पहला पेशेंट याद है? स्ट्रेस था, कैसा एक्सपीरियंस था? पहला पेशेंट एक आया, उसने कहा मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। जब इनिशियली आपने टीम बनाना चालू करा, यू हायर्ड टीम मेंबर्स, सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा था सर? अब आप एक लेवल पे आने के बाद यू वांट टू स्केल अप। आप अकेले काम नहीं कर सकते। कि एक कोई गलत हायर हो गया, मे बी इन मार्केटिंग, मे बी इन ऑपरेशन। यू शुड जस्ट नॉट लुक ऑन पेपर्स की इसका सीवी बड़ा अच्छा लग रहा है। कितना हार्ड वर्क करने की उसमें इच्छा है ग्रोथ अगर करना है तो मार्केटिंग कभी स्लो डाउन नहीं हो सकती। कि सर्जन अगर स्किल्ड है तो मार्केटिंग की क्या जरूरत है। सोशल मीडिया आने के बाद देर आर अनक्वालिफाइड पीपल, क्वैक्स एक्चुअली मार्केटिंग 30,000 में हेयर ट्रांसप्लांट, अनलिमिटेड ग्राफ्ट्स। हमारे ऊपर ओनस है कि हम पब्लिक को अवेयर करें। एजुकेशनल वीडियोस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जो एस्थेटिक फील्ड की मार्केटिंग है, दिस शुड बी फोकस्ड ऑन एजुकेशन एंड नॉट प्रमोशन पर्टिकुलरली। तो मेडिकल एस्थेटिक सर बहुत ग्लैमरस फील्ड है, बट कोई एक ऐसी डार्क रियलिटी जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें सर? जो कंपनीज हैं वो मिसगाइड कर देती। नोबडी इज कंप्लेनिंग टू दैट कंपनी। डॉक्टर इज द फेस। मार्केटिंग एजेंसी या इन हाउस टीम लॉन्ग टर्म के लिए क्या बेटर है? फॉर लॉन्ग टर्म आई वुड से इन हाउस टीम। टीम में लॉयल्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कॉम्पिटेंस? लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो लॉन्ग टर्म चलेगा आपके साथ। मैं ऋतिक रोशन की फ़ोटो लेके आता हूँ कि डॉक्टर साहब मुझे इस तरह के बाल चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ मैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं फोटोज लेके, अपना फेस लेके आएंगे और एक फिल्म स्टार की फोटो ले आएंगे। डॉक्टर साहब ऐसी नाक बना दीजिए। इंडिया में हर साल हज़ारों डॉक्टर्स ग्रेजुएट करते हैं। डिग्री मिल जाती है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाता है, समय के साथ साथ काम और स्किल्स भी आ ही जाते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं मिलती। किस्सा शुरू होता है कि पीजी में कौन सा फील्ड चूज़ करें, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करें या कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लें, मार्केटिंग पे पैसा डालें या वर्ड ऑफ माउथ और रेफरल्स पे भरोसा रखें। एजेंसी हमें ग्रो करवा सकती है या हमें इन हाउस टीम ही बनानी पड़ेगी? पर यहाँ रोल आता है मेंटरशिप का। इन्हीं सवालों को खुद से करने के बाद बहुत लोगों को अट्रैक्टिव लगता है मेडिकल एस्थेटिक्स फील्ड। ये आज एस्पिरेशनल है, ग्लैमरस है, प्रॉफिटेबल भी देख के तो लगता ही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इस फैंटेसी से एकदम अलग होती है। आज मेरे साथ दो ऐसे लीडर्स बैठे हैं जिन्होंने सिर्फ प्रोसीडियर्स नहीं किए, उन्होंने हज़ारों ट्रांसफॉर्मेशंस और अपने मल्टीपल लग्जरी एस्थेटिक्स ब्रांड बिल्ड किए हैं। डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, जो कि एक सीनियर प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन है, जो अपना ज़्यादातर टाइम कॉस्मेटिक सर्जरीज और हेयर ट्रांसप्लांट को देते हैं, एंड ही ब्रिंग्स इन डेकेड्स ऑफ सर्जिकल एक्सपर्टीज़। और हमारे साथ हैं डॉक्टर पारुल गर्ग, जो कि एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं और सर के प्रैक्टिस की बैकबोन है और एक लविंग मॉम भी हैं। तो इनको अगर हम रियल लाइफ सुपर वुमन बोलें तो वो एग्जैजरेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और आज हम सिर्फ सर्जरी या एस्थेटिक्स नहीं डिस्कस करेंगे, हम रोड मैप डिस्कस करेंगे कि एक नया डॉक्टर जो आज ग्रेजुएट कर रहा है, वो सारे स्किल सीख के प्रॉपर मेंटरशिप के साथ एक टॉप नॉच करियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो ये एपिसोड स्पेशली उन न्यू कमर्स के लिए है जो सीरियस हैं, मेडिकल एस्थेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, पर कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड और स्टक फील कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एपिसोड, क्योंकि आज हम मेडिकल एस्थेटिक्स की वो बातें करेंगे जो शायद अभी तक सिर्फ क्लोज डोर्स के पीछे होती थी। सो सर, मैम, वेलकम टू द शो। Thank you, Dr. Harsh, and thanks for that introduction. And it truly means a lot to us for being acknowledged for our journey which we had in building our practice. डेफिनेटली मैम, एंड बहुत लोगों को ये एपिसोड इंस्पायर करने वाला है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं मैम। एंड सो एस्थेटिक मेडिसिन आज इंस्टाग्राम पे एक बहुत एस्पिरेशनल, बहुत ज़्यादा क्लटर्ड फील लगने लग गया है। ट्रांसफॉर्मेटिव बिफोर आफ्टर रिजल्ट्स, लग्जरी क्लिनिकल सेटअप्स और बहुत सारे पेशेंट स्टोरीज जो अब इंस्टाग्राम पे दिखाया जाता है, ग्लोरीफाइंग द सर्जन्स। लेकिन 15-20 साल पहले आज से नैरेटिव एकदम डिफरेंट था। तो सर, जब आपने प्लास्टिक सर्जरी चूज़ की थी इनिशियली, तो क्या तभी से आपका विजन क्लियर था कि मुझे एक सेफ एंड लग्जरी एस्थेटिक ब्रांड बनाना है, या सिर्फ सर्जिकल पैशन था सर? सो इट ऑल स्टार्टेड विद अ सर्जिकल पैशन। ठीक है। और फिर मैं रिलोकेट हुआ दिल्ली में। इट वाज वे बैक इन 2007।
तभी से एक विजन आ गया कि अपनी एक प्रैक्टिस डेवलप करनी है, अपनी एक क्लिनिक डेवलप करनी है। वो चीज़ यहाँ मिसिंग थी बहुत ज़्यादा दिल्ली में। एक ऑनेस्ट क्लिनिक जो पेशेंट को एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे सके और एक अच्छा काम कर सके। तो विजन ये तब से आ गया। इट टुक सम टाइम, 1-2 साल मैंने अपनी सर्जिकल स्किल डेवलप करी, काम किया, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम किया। उसके बाद हमने अपनी एक क्लिनिक खोली जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर कॉस्मेटिक सर्जरी थी। आई स्टार्टेड माई वर्क एज अ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन मेनली, लेकिन उसी टाइम से बैक ऑफ द माइंड में था कि मुझे एस्थेटिक सर्जरी में आगे बढ़ना है, और उसके लिए हमने अपनी एक क्लिनिक खोली वेरी अर्ली इन माई करियर। अंडरस्टूड सर। सो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में टारगेट्स चेस करना, मीट करना, जो आपका बेंचमार्क सेट होता है, ये बहुत आजकल कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है। सो वाज दैट आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि आपने चूज़ करा खुद का करना, कॉर्पोरेट नहीं करना? सो थिंग्स वर डिफरेंट दैट टाइम। हाँ। और क्या था, इतने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स भी नहीं थे उस टाइम पे। हम्म। तो हम जब कोई नया क्लिनिकल प्रैक्टिस में आता है तो उसके पास बहुत डिलेमा होता है, मैं क्या करूं। हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी सीनियर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, यू डोंट गेट एन एंट्री एज एन इंडिपेंडेंट डॉक्टर। यस। यू हैव टू प्रैक्टिस एज देयर एसोसिएट, या इंडिपेंडेंट डॉक्टर बनना है तो आपको छोटे हॉस्पिटल्स मिलते हैं। सो दैट वाज द टाइम आई वाज इन द सेंस कि मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरा ऐसा था कि मेरे स्किल सेट डेवलप थे, प्लस आई वेंट टू मेंटरशिप प्रोग्राम्स जिसमें मैंने और स्किल डेवलप करी। आई वेंट टू यूएस, आई वेंट टू ताइवान, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। उसके बाद से मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। सो जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी तो उस समय मैं आई वाज अहेड ऑफ माय पीयर एज ग्रुप, क्योंकि मैंने ये सब काम कर लिया, इसलिए मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई। मुझे डायरेक्ट एंट्रीज मिली बिकॉज आई वाज डूइंग सम स्पेशलाइज्ड वर्क जो यहाँ पर और लोग नहीं कर रहे थे। उससे मुझे बहुत ज़्यादा ईज मिली, पीयर ग्रुप में मैं फेमस हुआ, और उसकी वजह से मेरी प्रैक्टिस पे भी बहुत फर्क पड़ा। परफेक्ट। तो दैट वाज द टाइम कि इनिशियल स्टार्ट ऑफ प्रैक्टिस में ही मैंने ये सोच लिया कि हाँ, कि मैं पहले ही सब कुछ कंप्लीट कर लूँ फिर एक साथ शुरू करूँ। मेंटरशिप बहुत ज़रूरी होती है सर हमेशा। बट इंडिया में सर कभी भी जो कोई नया प्रैक्टिस कभी सेट करने हम लोग जाते हैं, साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से बहुत ड्रेनिंग प्रोसेस होता है, स्पेशली द इनिशियल स्टेजेस। तो रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस जब आपने शुरू किया सर, शुरुआत के दिनों का कोई स्ट्रगल, कोई एक बहुत कुछ एक ऐसा कोई इंसिडेंट जिसने आपको अंदर से बदल दिया, ऐसा कुछ अगर आप शेयर कर सकें हमारे साथ सर तो? सी स्टार्ट वाज ऑलवेज डिफिकल्ट। बहुत भटकना पड़ता है इन द सेंस कि आप हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में कि हमको जी ले लीजिए, और जो वहाँ पर सीनियर लोग बैठे हैं वो आपको नहीं समझते, वो आपकी स्किल सेट को भी नहीं समझते, क्योंकि उस टाइम पे एक उनके अंदर एक एरोगेंस, एक ईगो होती है कि भाई हमसे अच्छा कोई नहीं है, एग्जैक्ट। और जूनियर्स को तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं अपने अभी भी जो जूनियर्स आते हैं मैं उनको बोलता हूँ कोई एक ऐसी स्किल सेट डेवलप करो दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और वही हमने डेवलप करी, और उसकी वजह से हम अलग हुए, और उसकी वजह से ही इस मुकाम पे अब पहुंचे। बिल्कुल सर। मेडिकल फील्ड में टॉक्सिसिटी की आपने बात करी, जूनियर सीनियर रिलेशनशिप की बात करी, और वो सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने कंटिन्यू नहीं करा। बहुत टॉक्सिक फील्ड है सर, स्पेशली फॉर समबडी कमिंग न्यू, सम न्यू कमर। तो कभी ऐसा लगा सर कि जब आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी कि जितना आपके एक्सपेक्टेशन थे उससे ज़्यादा सैक्रिफाइस अभी डिमांड करने लग गया आपके लिए? ऑलवेज ऑलवेज। आप जब शुरू करते हैं तो पहले आपको पास काम नहीं होता है, तो आप इतनी ज्यादा जगह हाथ पैर फैला लेते हैं अपने कि मैं इस हॉस्पिटल में भी काम कर लूंगा, इसमें भी कर लूंगा, इसमें भी कर लूंगा। एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग गुड वर्क, फिर क्या होता है, हर हॉस्पिटल से आपकी डिमांड आनी शुरू हो जाती है। तब वो दिक्कत आती है, तब वो आता है आपके पास टाइम नहीं है। आप कोई चीज यू डोंट लेट इट गो। आपको उस हॉस्पिटल से कॉल आ रही है, आपको लगता है मैं वहां भी अटेंड करूं, उससे आ रही है वहां भी अटेंड करूं, देन दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू डिसाइड कि भाई अब मेरा स्किल सेट इतना अच्छा हो गया है, मेरी डिमांड बढ़ गई है, देन आई शुड कंसंट्रेट मोर ऑन क्वालिटी वर्क रादर देन रनिंग अराउंड इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स। तो वो सबके साथ आएगा और सबके साथ आता है। मैम आपके करियर की बात करें तो आपका ट्रेजेक्टरी थोड़ा डिफरेंट रहा है नॉर्मल से। आप शुरुआत से ही ऑपरेशंस और ग्रोथ में सर का साथ दे रहे हैं। यू हैव बीन द बैकबोन ऑफ हिज प्रैक्टिस सिंस द बिगिनिंग। एज आई सेड, यू हैव बीन अ सुपर वुमन सिंस द बिगिनिंग। बट अगर आपके पर्सनल जर्नी की बात करें तो आपने रेडियोलॉजी की प्रैक्टिस छोड़ के इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी काफ़ी लेट अपने करियर में स्टार्ट करा, राइट?
सो लेट 40s में मैम जब इंडियंस एज अ इंडियन मेंटालिटी हम लोग सेफ्टी खोजते हैं, एक पैटर्न में सेट हो जाते हैं, व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू एक्चुअली मेक द स्विच सो लेट इन योर करियर मैम? सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू टेल कि मैंने जनरल रेडियोलॉजी, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी प्रैक्टिस करी, उसमें भी ऐसा नहीं है स्पेशलाइज्ड वर्क किया। इंटरवेंशंस का स्मॉलर वर्जन मैं प्रैक्टिस करती रही, बट लाइफ में एक प्रायोरिटी होती है कि कुछ समय के लिए फैमिली वाज अ प्रायोरिटी, माय डॉटर्स वर अ प्रायोरिटी, तो आई केप्ट माय वर्क लिमिटेड सो दैट आई कैन डिवोट माय टाइम फॉर माय फैमिली टू। बट देन इन लेट 40s जब आपके बच्चे थोड़े बड़े हो गए होते हैं, देन सिंस आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन प्रोसीजर्स, और मैंने जब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की ट्रेनिंग करी थी वे बैक इन 2006 एंड 2007, तब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एज अ ब्रांच भी डेवलप नहीं थी। एंड अगर मैं तब से कर रही होती, आई वुड हैव बीन द फर्स्ट फीमेल टू प्रैक्टिस इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी मोस्ट लाइकली। बट लेट 40s में स्विच ओवर किया बिकॉज प्रोसीजर्स, डूइंग प्रोसीजर्स, गिविंग direct treatment, non-surgical to patients, felt interesting to me, and then I found some time कि अब मैं वापस आ सकती हूँ, and I think it is not getting out of the comfort zone. It was always my calling, and sitting in a comfort zone is never challenging, and I like to face challenges. परफेक्ट मैम, परफेक्ट। अभी आपने कहा यू वुड हैव बीन द फर्स्ट फीमेल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, आज भी आप यू आर वन ऑफ द माइनॉरिटी पीपल, बहुत कम फीमेल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं हमारे कंट्री में मैम। तो ग्राउंड लेवल पे एक फीमेल होने का, स्पेशली इन अ फील्ड विच इज़ मेजरली डोमिनेटेड बाय मेल्स, क्या सबसे बड़े चैलेंजेस रहे मैम? So challenges as a female interventional radiologist are that recognition by patients as well as by your own fraternity as a female, because patients till date sometimes undermine females as a procedural person या surgical person. उनको कई बार सेफ नहीं फील होता है कि फीमेल्स प्रोसीजर करेंगी, बड़े बड़े प्रोसीजर्स हैं, क्या हमारा आउटकम होगा, तो वो एक चैलेंज रहता है। then it is about getting yourself known into your peer community and amongst the patients, which slightly can be limiting because of being a female, कि आप अपनी marketing, अपनी promotions लोगों से जा जाके मिलना है, तो वो एक challenge रहता है। It is very time demanding also if you have your family by the side to look after, because sometimes there are many times emergencies also in interventions, so time demanding hai, so these are all the challenges. अभी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ट्रेडिशनली ये एक मेजरली हॉस्पिटल फोकस्ड फील्ड रहा है, इसके क्लिनिक्स बहुत कम होते हैं, एंड यू हैव सेट अप वन ऑफ द वेरी फ्यू क्लिनिक्स इन दिल्ली एनसीआर फॉर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी स्पेसिफिकली, एंड यू स्टार्टेड एक्वायरिंग मोर पेशेंट्स स्पेसिफिकली फॉर आईआर प्रोसीडियर्स। तो इसमें क्या चैलेंजेस रहे मैम इसको सेटअप करने में, एंड उनको आपने कैसे ओवरकम करा? So very rightly said, interventional radiology आज भी mostly hospital based practice इसलिए है because most of the work is considered to be referral. Referral means when the general surgeon, when a physician or many other branches require us for overcoming certain emergencies or certain procedures which can help them bail out their procedures, तो इसलिए hospital based है। but अभी तक क्योंकि patient awareness नहीं थी, अभी तक पेशेंट अवेयरनेस नहीं थी, तो पेशेंट्स जो हमारे जनरल पब्लिक है एंड इवन सम ऑफ द डॉक्टर्स स्टिल डोंट नो व्हाट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट कैन एक्चुअली डू। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि लोगों को ये पता लगे, और इनफैक्ट आपकी कम्युनिटी को भी ये पता लगे कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करते क्या हैं, आफ्टर ऑल किस प्रोसीजर में उनकी हम हेल्प कर सकते हैं, या पेशेंट्स हमको किस प्रोसीजर के लिए डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो पेशेंट अवेयरनेस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वन ऑफ द factors of starting an IR clinic in Delhi was that if we increase patient awareness, there are multiple areas where non-surgical options are available, and instead of being referred from our own peer group, why not patients can approach us directly? एग्जैक्टली मैम। सो तो मैम अब बात करते हैं थोड़ी सी मैम एंड सर अपना क्लिनिक सेटअप करने की। एस्थेटिक क्लिनिक का सेटअप आज बहुत ग्लैमरस लगता है बाहर से देख करके, बट इन रियलिटी इट मीन्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड नॉट जस्ट फाइनेंशियल, इट मीन्स रेपुटेशनल इन्वेस्टमेंट। आपका पूरे ज़िंदगी जो आपने रेपुटेशन बनाया है, एक ख़राब केस वो ख़त्म कर सकता है क्लिनिक में। इमोशनल इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली, जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं दैट्स अ लॉट ऑफ इमोशनल इन्वेस्टमेंट एज वेल, एंड अ हेल लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस। तो सर मैम जब आपने 2010 में क्लिनिक शुरू करा था, शुरू करने के बाद सबसे पहला रियलिटी चेक क्या मिला कि ये तो हमने सोचा भी नहीं था ऐसा भी कुछ हो सकता है? जी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम हर कोई एस्पायर करता है कि मेरी क्लिनिक बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत सुंदर हो। बट बेसिक क्या है कि
हमने खोली एक कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक। हमारा गोल था ओनली कॉस्मेटिक सर्जरी इन दैट क्लिनिक और कॉस्मेटिक सर्जरी रिलेटेड चीज। तो सबको अपने फाइनेंसेस चेक करने चाहिए। हम उस टाइम पे यंग होते हैं, लोन ले लेते हैं, सब कर लेते हैं, हमें लगता है कि बहुत अच्छा सब कुछ हो जाएगा, बट एकदम से सब चीजें नहीं होती हैं। फाइनेंशियल सर्जन के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, वरना क्या होता है कि आप डाइवर्ट हो जाते हो, आप सोचने लगते हो कि अब मैं क्या करूं इसके लिए। तो हर एक से मैं यही कहता हूं कि जो इजीली हो सके छोटे से भले शुरू करो। इट शुड बी अ स्पेसिफाइड थिंग। छोटे से शुरू करो, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ग्लैमर या लग्जरी होनी चाहिए। इट इज मोर अबाउट स्किल बेस्ड सेट। अगर आपकी स्किल सेट बहुत अच्छी है तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी। एंड व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग, ग्रो योर क्लिनिक विद यू। सब कुछ ऐड ऑन करते जाओ। पहले सब कुछ ऐड ऑन कर लोगे, यू विल बी इन फाइनेंशियल स्ट्रेस। एंड आप पे मैम, आप उस समय ऑपरेशंस एंड ऑल देख रही थी, कुछ इंस्टेंस, कुछ बड़ा स्ट्रेस उस समय का? See, along with my own work, I was supporting the clinic because one thing we realized that a doctor, a plastic surgeon, once inside the operation theater cannot look after the administration. So I was supporting him for maybe partially in a day. And वो बहुत ज़रूरी है कि कोई administrator हो, whether you have one of your own family members who can look after as your own, then it is the best. अदरवाइज आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप किसी को रखें, बिकॉज अ सर्जन वंस डूइंग हिज वर्क कैन नॉट फोकस ऑन व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन आउटसाइड आल्सो। आपको सारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो देखना पड़ता है, मार्केटिंग देखनी पड़ती है, स्ट्रैटेजीज देखनी पड़ती हैं, स्टाफ को संभालना पड़ता है, तो दैट इज अ बिग वर्क। सो वो एक चैलेंज था एंड आई वुड सजेस्ट कि जो भी नए लोग क्लिनिक खोल रहे हैं तो इट इज नॉट इजी दैट द पर्सन हु इज अ सर्जन हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन लुक आफ्टर इनटू ऑल द ऑपरेशंस। तो एक वो फोकस जरूर होना चाहिए अलग से। That's a very good suggestion for a newcomer, and इसीलिए mentorship becomes very important in this particular field. So सर, पहला पेशेंट याद है? I mean, स्ट्रेस था, कैसा एक्सपीरियंस था उस समय? स्ट्रेसफुल थे कि पहला पेशेंट आ गया, या अब रिलीफ था कि चलो पहला पेशेंट तो आ गया? हाउ वाज इट लाइक सर? तो इसमें मेरा मिक्स कमेंट है। एक चीज थी कि शुरू में क्या था, हॉस्पिटल पेशेंट्स थे, तो हॉस्पिटल में बुलाता था कि ये ट्रॉमा आ गया, इसे कर दो, ये कैंसर पेशेंट है, इसको रिकंस्ट्रक्ट कर दो। फिर आती है कहानी पहला मेरा पेशेंट जो मेरे नाम से आया। हाँ, तो उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पहला पेशेंट एक आया, उसने कहा मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, और किसी के थ्रू ही आया था। किसी ने बोला होगा फलाना डॉक्टर साहब आए हैं, ये हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, दिल्ली में नए नए आए हैं। तो अब मेरे पास टीम नहीं थी, आई वॉज ऑल अलोन, एंड हेयर ट्रांसप्लांट इज अ टीम वर्क। तो उसको मैंने एक हॉस्पिटल में करा, एक टीम डेवलप करी। मैंने अपने कोलीग को बुलाया, एक मेरा फ्रेंड एमबीबीएस के टाइम का। एक दिन पहले हमने उनको पूरी ट्रेनिंग दी कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। 2 टेक्नीशियंस बुलाए जो और ऑलमोस्ट पूरी सर्जरी मुझे अकेले करनी पड़ी उनको सिखाने के लिए। इट वेंट वेरी वेल, और उसके बाद से हमारी एक टीम डेवलप हुई। दैट वेंट फॉर लॉन्ग। या सर, उस पे भी बात करेंगे। आई हैड अ वेरी गुड जर्नी, बट अब थोड़ा एक नए डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं सर। तो क्या आपको लगता है कि बिना इन्वेस्टमेंट किए, एक बिना सर्टेन लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड का इन्वेस्टमेंट रहा तो उसके बिना ग्रोथ स्लो हो सकती है, या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना, बहुत ज़्यादा बोल्ड जाना रिस्की हो जाता है? व्हाट्स योर टेक सर? सो इट इज लाइक कि आप लक के लिए नहीं बैठ सकते कि आप लकी हैं आपका पेशेंट आ जाए, ऐसा नहीं होगा। पेशेंट्स आपके पास तभी आएंगे जब 2 चीजें होंगी। एक कि आपके पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल है, आप ऑर्डिनरी से बेटर कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर या जिसमें भी आप चाहते हो, प्लस लोग ये जानते भी हैं कि आप ये काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो भी वो अच्छा काम आप ही के पास रह जाएगा। बिल्कुल सर। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरू से आपको, जब आप अपनी स्किल से डेवलप कर रहे हैं, आपको अपनी विजिबिलिटी भी डेवलप करनी है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक साथ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, आपने बहुत ही एक शानदार क्लिनिक खोल दी, सब कुछ मशीन्स बहुत महंगी कर लिया, बट आपके पास पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं, देन देयर विल बी अ रेवेन्यू लॉस, और आप परेशान हो जाएंगे। यू विल बी इन स्ट्रेस, यू वोंट बी एबल टू डेवलप दैट स्किल। आपके दिमाग में अनएथिकल प्रैक्टिसेस शुरू हो जाएंगी। हर पेशेंट को आप कहने लगोगे इस मशीन पे काम करें क्योंकि मुझे कमाना है। तो डेवलप स्लोली,
बट यस, स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हैं, आप अपनी क्लिनिक ग्रो करिए, मशीन सेट करिए, स्किल सेट डेवलप करिए, स्लोली चलिए। परफेक्ट, परफेक्ट। तो मैम आपका कुछ सजेशन, कोई नया अगर एस्थेटिक क्लिनिक कोई खोल रहा है, हाउ शुड दे अप्रोच इट? मतलब कंजर्वेटिवली जाना चाहिए, अग्रेसिव होना चाहिए मार्केटिंग में, हाउ शुड दे अप्रोच इट मैम? So it should be a balanced approach. Balance जरूरी है, as Dr. आशुतोष has said कि एकदम से बहुत enterprising भी नहीं होना चाहिए कि हम एक बहुत luxurious good looking clinic. So it is not about interiors और luxury interiors. आपको patient safety पहले देनी है, personalized approach देनी है patient को, आपकी जो skills हैं उसको outcomes देने हैं। तो I would say कि clinic के साथ साथ अपनी skill set पे ध्यान देना है। तो teaching जो आपकी हुई है, अगर वो इनसफिशिएंट आपको लगती है, आपको लगता है कि आप जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उन प्रोसीजर्स में आपकी मास्टरी नहीं है, तो पहले उनकी मास्टरी, नोबडी कैन बी अ मास्टर ऑफ एनी स्किल, बट आप जितना एनहांस कर सकते हैं अपनी लर्निंग को उतना करिए। एंड व्हेन वंस यू फील कॉन्फिडेंट, तभी आप फुली आप एक प्रैक्टिस में एंटर करिए, और प्रैक्टिस में एंटर करने के साथ साथ भी यू कैन कीप अप टू डेट विद ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, या आप अपनी स्किल को हमेशा एनहांस करते रहिए। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, आई वुड एग्री विद डॉक्टर आशुतोष, हमें बहुत इनिशियली एकदम से ओवरबर्डन नहीं होना चाहिए, बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए। मेन एम हमारा ये होना चाहिए कि हमारे प्रोसीजर्स जो हम कर रहे हैं पेशेंट को एक सेफ्टी आउटकम दें और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स हम दे पाएं। परफेक्ट मैम। तो मेडिकल एस्थेटिक्स में सर मैम एक लग्जरी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक पेशेंट एक्सपीरियंस ऑन पॉइंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बट लग्जरी कॉस्ट्स मनी, तो आज भी मैम एंड सर आप लोग लग्जरी, पेशेंट एक्सपीरियंस और आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको कैसे बैलेंस करते हैं? हाउ डू यू बैलेंस इट आउट सर? तो देखो, ऐसा है कि सबसे पहली प्रेफरेंस जो पेशेंट की होती है वो होती है डॉक्टर, और सेकंड नंबर पे आती है क्लिनिक। पेशेंट का एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट, बट पेशेंट हमेशा पहले डॉक्टर चूज करता है, क्लिनिक नहीं चूज करता है ना। 100% सर। कि अगर मुझे कोई बहुत सिंपल सा प्रोसीजर कराना है, लिपोसक्शन कराना है, तो सबसे पहले वो ढूंढेगा कि वो डॉक्टर सबसे अच्छा कौन है उसके लिए। अब उस इन पेशेंट जब वो आता है, उसको अगर एक अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा फील मिलता है, देन योर पेशेंट्स मल्टीप्लाई। तो इसलिए बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी क्लिनिक जो है उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, पेशेंट का कंफर्ट लेवल बहुत हाई होना चाहिए, पेशेंट को वहां आके फील आना चाहिए कि भाई मैं बहुत सेफ हूं इस क्लिनिक पे, ये बहुत अच्छी क्लिनिक है, क्लेanलीनेस बहुत अच्छी है। भाई जब आप किसी चीज की सर्जरी कराने आ रहे हो, तो आप ये नहीं देख रहे हो कि शैंडलियर क्या लगा हुआ है, आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर क्या क्या चीजें बहुत अच्छी हैं, स्टाफ आपके साथ बिहेव कैसा कर रहा है, आपको कितना, आपकी एंजाइटी कितनी कम करी जा रही है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो क्लिनिक शुड लुक वेरी गुड, वेरी टाइडी, वाइब्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, सर्जन इज मोर इंपॉर्टेंट डेफिनेटली, देन इट विल मल्टीप्लाई। वो पेशेंट जब वो चीजें बाहर जाके बताता है या अपने पेयर ग्रुप में बताता है कि यार वहां गया था, वहां बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, फॉलोअप्स बहुत अच्छे थे, जरा भी परेशानी नहीं हुई, वो ये नहीं बताएगा कि यार वहां पर इंटीरियर्स बड़े खूबसूरत थे, ये पेंटिंग लगी हुई थी, शैंडलियर लगा हुआ था, नहीं बताएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एज यू ग्रो you can add upon these things, they always add value. 100% sir. Yeah. So मैम लुकिंग बैक, अगर उस समय कुछ एक मेंटरशिप आपको मिली होती व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट अ क्लिनिक, नॉट जस्ट ऑन द स्किल्स पे तो मैम वी ऑल हैव मेंटर्स, पीजी, सुपर स्पेशलिटी, फेलोशिप, सब में मेंटरशिप होती है, बट प्रैक्टिस, ग्रोथ, ऑपरेशंस, टीम्स, इन सब पे अगर कुछ मेंटरशिप बैक देन आपको मिली होती, तो डू यू थिंक इट वुड हैव मेड लाइफ इजियर फॉर यू? यस ऑफ कोर्स, आई थिंक अगर उस समय हमें ये मेंटरशिप मिली होती कि हमें अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी को कैसे रन करना है, उसके ऑपरेशंस कैसे करने हैं और क्या गलतियां नहीं करनी है, तो जो हमने गलतियां करी तो शायद हम वो ना करते और थोड़ा जल्दी सेटल हो जाते। अब गलतियां मतलब क्या, आप अपनी मिस्टेक से ही सीखते हैं। तो शुरू शुरू में क्या होता है, जब आप ऑपरेशंस स्टार्ट करते हैं, तो अब डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, तो मुझे ये नहीं पता कि कैसे हमको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, जो हमें आइडिया दे देता है हम उसके अकॉर्डिंग करने लगते हैं। तो वे बैक इन 2010 एंड 11 जब हमने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया था, तब उतना ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था, और आपको अपना प्रमोशन या विजिबिलिटी ऑफ डॉक्टर आशुतोष कैसे करनी है, बिकॉज जैसा डॉक्टर आशुतोष ने कहा, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी विजिबिलिटी भी जरूरी है ना, आप कैसे बताएंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं।
तो वो बहुत मुश्किल था. देयर वाज न्यूज़पेपर टाइम एट दैट टाइम, एड्स करने थे. अब किसी ने बता दे ये इन्वेस्टमेंट करना है, न्यूज़पेपर का एड देना है, बट किसी ने ये नहीं समझाया कंसिस्टेंट विजिबिलिटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट. जैसे मैंने आपको कहा कि विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है कि कंसिस्टेंट विजिबिलिटी रहे. आपने एक चीज में इन्वेस्ट कर दिया, फिर उसमें आपने पैसा गंवा दिया, फिर आप सीखे. तो ये सब चीजें जो है, अगर इस चीज की भी मेंटरशिप हो जाए तो वो गलतियां ना हो और आप अर्ली सेटलमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं. बिल्कुल मैम, और ये मैं पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से आप दोनों को बोल रहा हूँ, थैंक यू सो मच मैम एंड सर फॉर ब्रिंगिंग दिस मेंटरशिप. ये बहुत बड़ा गैप था हमारे पर्टिकुलर फील्ड में. आप मैम, द वे यू हैव एक्सप्लेन द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स एक्सेप्शनल. एंड सर, आप तो स्किल्स में डेफिनेटली हेल्प करते ही हैं डॉक्टर्स को. सो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट, फ्रॉम द इंटायर फ्रेटर्निटी ऑफ मेडिसिन मैम. Thank you, sir. It is Thank our you, ma'am. pleasure, and if we can explain to our juniors that what mistakes can be avoided and how they can, better their operations as well as skills to give a combined growth to your practice, then it would be, a pleasure for us also. परफेक्ट मैम, थैंक यू सो मच सरन मैम. तो अब बात करते हैं कि कैसे एक डॉक्टर को फाउंडर माइंडसेट में आना ज़रूरी होता है. मैम, थोड़ी देर पहले आपने बताया हमें कि कोई डॉक्टर जब एक बार ओटी में घुस जाते हैं सर्जन, तो ही कांट टेक केयर ऑफ ऑपरेशन, सेल्स, टीम्स. तो कब ये रियलाइजेशन हुआ मैम आपको, किस पॉइंट पे कि अब मुझे तो स्टेप इन करना ही पड़ेगा, ही कांट मैनेज अलोन? एक्चुअली ये बहुत जल्दी ही हो गया था रियलाइजेशन, तो कि एक ना एक जने को तो एडमिनिस्ट्रेशन या ऑपरेशंस देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास पेशेंट कंसिस्टेंट फ्लो आपको चाहिए और एक ग्रोथ चाहिए प्रैक्टिस में, तो एक जना तो चाहिए जो ये सब चीजें देखेगा, क्योंकि शुरुआत हो जाती है आपके क्लिनिक के स्टाफ से ही. अब स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको कौन गाइड करेगा? जैसा कि आपने पूछा था कि व्हाट इज लग्जरी एस्थेटिक्स. अब लग्जरी एस्थेटिक्स का मतलब ये नहीं होता कि हमने एक लग्जरी इंटीरियर बना लिया. लग्जरी कहाँ से स्टार्ट होती है पेशेंट की? जब पेशेंट क्लिनिक में घुसता है, सबसे पहले रिसेप्शन पे जाता है. आपका रिसेप्शन के स्टाफ को ये नहीं अगर पता, वो क्लियर नहीं है कि क्या एसओपीज है, मुझे क्या पेशेंट को बताना है, तो वहीं से पेशेंट डिससेटिस्फैक्शन शुरू हो जाता है, और कितना भी लग्जरी इंटीरियर हो वो उसको रिपेयर नहीं कर सकता फिर. तो पेशेंट एक्सपीरियंस शुड बी लग्जूरियस इन द सेंस कि जैसे पेशेंट रिसेप्शन पे आया, हाउ योर स्टाफ ग्रीट्स, हाउ योर स्टाफ एक्सप्लेन्स, देन अंदर क्या हो रहा है, पेशेंट की काउंसलिंग कैसे हो रही है. बिकॉज इट इज नॉट ओनली अबाउट डॉक्टर्स काउंसलिंग. डॉक्टर तो अपनी काउंसलिंग अच्छी करेगा, बट उसके साथ साथ स्टाफ की भी काउंसलिंग होती है. स्टाफ भी काउंसिल करता है उसको अबाउट द प्रोसीजर, अबाउट द प्री ऑप, पोस्ट प्रोसीजर, फॉलो अप्स. तो ये सब देखने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर एस्पेक्ट बहुत जरूरी है, जो आपके स्टाफ को भी ट्रेन करे एंड वो आपके सारे क्लिनिक पे जो हो रहा है उस पे भी नजर रखे कि क्या स्टाफ कर रहा है, क्या क्लिनिक को और चाहिए, हमें क्या प्लान्स बनाने हैं, क्या स्ट्रेटजीज बनानी है. अ डॉक्टर कैन नॉट डू इट अलोन. परफेक्ट मैम. तो सर, नेचुरली सर्जन्स जो हैं बहुत ईगोइस्टिकल और कंट्रोल सेंट्रिक होते हैं. दे वांट टू कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स देमसेल्व्स. तो जब इनिशियली आपने टीम बनाना चालू करा, यू हायर टीम मेंबर्स, सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा था सर डेलीगेशन में? जो आपने बात की सर्जन्स के लिए, वो बिल्कुल सही कही, और इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये चीजें जो हैं आपके वर्क को भी अच्छा करती हैं. बिल्कुल सर. ठीक है, बट क्या होता है, शुरू में हर सर्जन में ईगो होती है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ. अब आप एक लेवल पे आने के बाद यू वांट टू स्केल अप. ठीक है, आप अकेले काम नहीं कर सकते. अगर मान लीजिए मैं लगातार सर्जरीज कर रहा हूँ, देन आई विल लैक ओपीडीज, काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट. पेशेंट आके मेरे लिए वेट कर रहा है, दैट इज अ बैड एक्सपीरियंस. 100% सर. तो देयर हैज टू बी अ टीम वर्क. हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हेयर ट्रांसप्लांट का. सारा दिन चलना है उस हेयर ट्रांसप्लांट को. आपके रोल्स हैं, बट इट्स अ टीम वर्क. सो आपका जो रोल है वो डिफाइंड है. आपकी टीम इतनी अच्छी डेवलप होनी चाहिए कि आप अगर 15 मिनट स्टेप आउट कर जाते हैं तो वैसे ही काम चले जैसा आप चाहते थे. दैट हैज टू बी ट्रेन्ड. तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें क्या है कि आप अपना काम दूसरों को तभी सिखा सकते हो, वो ज्ञान तभी बांट सकते हो, पहले आपकी ईगो खत्म होनी चाहिए. यू हैव टू बी हम्बल अबाउट इट कि मैं अपने जैसे और लोग तैयार कर रहा हूं. जब ये उस सर्जन के अंदर आ जाती है, ही कैन स्केल. और ये मैंने अपने मेंटोर से सीखा कि मेरे मेंटोर ने मुझे एक सब कुछ ऐसा सिखाया, ये सोच के कि हाँ भाई, मतलब कुछ अपने पास नहीं रखा,
सब कुछ मुझे दे दिया। अब यही इंटेंशन मेरी है कि जो मेरी स्किल सेट है, मैं चाहूंगा जो मेरे मेरे नीचे लोग काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स मेरे से सीखने आ रहे हैं, मैं उनको हर वो स्किल सेट सिखा दूं जो मुझे आती एंड इसीलिए शायद आपकी मेंटरशिप इतनी अच्छी चल भी रही है सर अभी मार्केट में। आई थिंक इट्स द बेस्ट इन इंडिया राइट नाउ। So I would agree to Dr. Ashutosh. इनके mentors ने I would specially speak about कोलकाता IPGMER जहाँ से MCH किया डॉक्टर साहब ने, एंड वहाँ के जो mentors थे उनमें रियली में ये एक एटीट्यूड था कि हम अपने जूनियर्स को, अपने स्टूडेंट्स को सब कुछ सिखाएं, एंड दिस आई हैव सीन इन डॉक्टर आशुतोष ऑल्सो। इनके पास जो भी सीखने आते हैं इनिशियल प्लास्टिक सर्जन जो अर्ली करियर होते हैं, सो ही टीचेस देम, एंड आई वुड से आज भी उन लोगों से मैं मिलती हूँ, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली है, बट दे आर स्टिल फुल विद ग्रैटिट्यूड टू डॉक्टर आशुतोष कि उन्होंने जो सिखाया वो बिल्कुल बिना किसी मतलब सेल्फलेसली सिखाया। तो सेल्फलेसली अगर सिखाएंगे तो आपकी टीम में भी फायदा हो सकता है लेटर ऑन। डेफिनेटली सर एंड मैम। अच्छा सर, इस प्रोसेस में आपने काफ़ी सारे अलग अलग प्रैक्टिसेस बिल्ड करे, आप अभी भी अपना बहुत प्रीमियम एस्थेटिक क्लिनिक चला रहे हैं, तो कभी ऐसा रहा कि एक कोई गलत हायर हो गया, मे बी इन मार्केटिंग, मे बी इन ऑपरेशंस? होता रहता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। इनिशियल स्टार्ट में देखिए, अब जो है, अब हम लोग ठोक बजा के करते हैं। इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड, यस, हुआ था, ऐसी हायरिंग ऐसी हुई थी जिससे हमें नुकसान भी हुआ, सेटबैक भी हुआ। क्या होता है कि वी शुड जस्ट नॉट लुक ऑन पेपर्स कि इसका सीवी बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। सीवी अच्छा लग रहा है बट उसका एटीट्यूड, उसका इंटेंशन उस बंदे का सही नहीं है, वो अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहा है अपनी चीजों को सुधारने के लिए, वो आपके लिए एक सेटबैक है। तो देखिए, स्किल आप किसी को भी ट्रेन कर सकते हैं, बंदे का बिहेवियर और एटीट्यूड आप चेंज नहीं कर सकते। तो हायर अ पर्सन जिसका बिहेवियर और एटीट्यूड अच्छा हो, ट्रेन तो आप उसे कर ही देंगे। तो सर अभी अगर आप जो अपनी मेंटरशिप चलाते हैं, एंड मैम दिस क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली फॉर यू, तो किसी एक नए हायर में सबसे पहले क्या चीज़ आप देखना प्रेफर करते हैं? सो इफ आई एम गोइंग टू हायर अ पर्सन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने टीम मेंबर में ये देखना चाहूंगी कि उसमें लर्निंग की कितनी क्यूरियोसिटी है, कितना हार्ड वर्क करने की उसमें इच्छा है, उसका सीवी, उसका बैकग्राउंड ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है कि क्या उसने ट्रेनिंग करी हुई है, बट फिर भी मुझे लगता है कि इफ आई एम गोइंग टू हायर अ फ्रेश पर्सन जिसने शायद नहीं काम किया इस इंडस्ट्री में भी, तो अगर उसमें लर्निंग कैपेबिलिटी है एंड एफर्ट्स करने की इच्छा है, तो देन आई वुड हायर अ पर्सन। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। Perfect, ma'am. And this is something we also learned from you long back. अब थोड़ा सा डाइग्रेस करता हूँ, एंड दिस क्वेश्चन इज़ फॉर मी। रिसेंटली जो आपने अभी इन हाउस मार्केटिंग टीम बनाई है, उसमें SBA हैज़ हेल्प्ड यू हायर, सो डू यू थिंक वी वर एबल टू एटलीस्ट मैच द एक्सपेक्टेशंस दैट यू आर लुकिंग फॉर इन द न्यू हायर्स? Yes, I would really thank SBA for helping us hire our team members. जो भी हमारे टीम मेंबर्स अभी हैं, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल SBA helped in training those team members. I think your training was exceptional, and हमें क्या चाहिए उन लोगों से, what should be what should the team members be trained for while dealing with the patients who are prospective patients, उनको कैसे कंफर्ट जोन में ले जा सकते हैं, उनकी फीलिंग्स को, उनकी साइकोलॉजी को और उनकी एंजाइटी को वो कैसे रिलीव कर सकते हैं, इस सब में आपने बहुत हेल्प करी है SBA ने हमें। तो आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी दैट वी हैड SBA as helping us to build up our team. थैंक यू सो मच फॉर दैट मैम। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं थोड़ी सी ग्रोथ की। तो आपने पहले एक बार मुझे मैम बोला था, ग्रोथ अगर करना है तो मार्केटिंग कभी स्लो डाउन नहीं हो सकती, मार्केटिंग में पुश कंसिस्टेंट रहना चाहिए, विजिबिलिटी बहुत कंसिस्टेंट रहना चाहिए, एज सर सेड। तो आपके एक्सपीरियंस में मैम क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है मार्केटिंग मेडिकल एस्थेटिक्स में? So no, there were days जब मार्केटिंग की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं समझी जाती थी, और ये समझा जाता है कि सर्जन अगर स्किल्ड है तो मार्केटिंग की क्या जरूरत है। बट मेरा कहना थोड़ा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि सर्जन स्किल्ड है, अच्छा काम कर रहा है, तो विजिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा पेशेंट्स फायदा उठा सके। अब आजकल के एरा में अगर मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीज को इसलिए मार्केट कर रहे हैं कि हम खाली रेवेन्यू अर्न कर पा रहे हैं। मार्केटिंग का मतलब ये है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो वो ज्यादा पब्लिक अवेयरनेस दे, ज्यादा लोगों को विजिबल हो कि हाँ, ये सर्जन, ये डॉक्टर अच्छा काम कर रहा है, हम
इनके पास जा सकते हैं. तो मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, फ्रॉम स्केलिंग योर clinic, from scaling your work, as well as giving the entire public an opportunity to approach a good surgeon. तो उसके लिए marketing is very consistent. I feel we can never slow down in marketing. डेफिनेटली मैम, बट ये आपको नहीं लगता विद द ईज ऑफ मार्केटिंग सर, स्पेशली सोशल मीडिया आने के बाद, देर आर अनक्वालिफाइड पीपल, क्वैक्स एक्चुअली मार्केटिंग 30,000 में हेयर ट्रांसप्लांट, अनलिमिटेड ग्राफ्ट्स एंड ऑल ऑफ दोज क्वैक्स दैट आर कमिंग अप, तो ये कहीं काउंटर प्रोडक्टिव नहीं हो गया सर मार्केटिंग? देखिए, ऐसा होता है कि हर टेक्नोलॉजी का यूज एंड मिसयूज होता है. जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है. मिसयूज बहुत लंबा नहीं चल पाता. नाउ अगर ये बिल्कुल आप जो सही कह रहे हो, ये शुरू हो गया है, लोग सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज कर रहे हैं, अनक्वालिफाइड लोग भी एडवर्टाइज कर रहे हैं. अगेन इट कम्स बैक टू अस. अब ये हमारे ऊपर ओनस है कि हम पब्लिक को अवेयर करें कि हु आर द राइट पर्सन्स टू डू दिस राइट जॉब. इस सर्जरी के लिए ये बंदा है, इस सर्जरी के लिए ये बंदा है. एजुकेशनल वीडियोस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो दे रहे हैं एडवर्टाइजमेंट वीडियोस. जो अच्छा सर्जन है, जो अच्छा क्वालिफाइड सर्जन है, उसको पब्लिक अवेयरनेस देनी, और ये भी हमारे ऊपर ही है. हमें देनी है कि भाई वो गलत हैं. अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना है तो सर्च फॉर क्वालिफिकेशन रादर देन प्राइस टैग, कि वो प्लास्टिक सर्जन हो या क्वालिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हो, देन गो फॉर इट. उनके एड्स में कहीं आपको मिलेगा ही नहीं कौन डॉक्टर है, क्या है. ये अवेयरनेस आपको देनी है पब्लिक को, अपने वीडियोस में दो. इससे अवेयरनेस शुरू होगी. तो कोई भी गलत काम, कोई भी चीज आती, कोई भी नई चीज आ जाएगी, मान लीजिए नया ट्रेंड शुरू हुआ, उसमें क्वैकरी आनी शुरू हो जाएगी, अनक्वालिफाइड लोग उसमें उस फ्लो में जाने लगेंगे. आप भी जाइए उस फ्लो में और बताइए कि ये गलत है. जितना दिखता है क्या ऑथेंटिक है क्या नहीं है, उस पब्लिक को अगर वो दिख रहा है, उस ऑडियंस को, तो आप भी दिख रहे हैं. आप उनको अवेयर करिए. ये आपके ऊपर होना है. बिल्कुल सर. एंड इस रिगार्डिंग एजुकेशनल जो स्ट्रैटेजीज़ होती है, तो मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आता है सर, एंड वो फिर किसी ऐसे ही रील्स को देख करके, किन्हीं के एड्स देख करके आपको बोलता है कि नाउ अब मेरे को तो सर ये बताइए, यहाँ पे 30 रुपए का हो रहा है, यहाँ पे ये 20 रुपए का हो रहा है. अगर प्राइस पे डिस्कशन आता है तो हाउ डू यू रिफ्रेम दैट कॉन्वर्जेशन टू वैल्यू देखिए, सर? हमारे पास तो अब इतना बड़ा कलेक्शन है हाँ. खराब सर्जरीज को ठीक करने का कि हमें इतनी तकलीफ नहीं होती. हम उनको दिखा देते हैं कि देखो, ये 30 रुपए वाला है, ये 30,000 वाला है, Yeah. इसको हमने ठीक करा. तो इट इज अगेन अबाउट एजुकेशन. तो उस पेशेंट को आपको बताना है कि क्या क्या गलतियां जो अनक्वालिफाइड लोग कर रहे हैं, ये गलतियां होती हैं. इसका रिजल्ट कैसा दिखता है उन्हें पता ही नहीं है अभी. जब उनको सामने दिखता है तब उन्हें समझ में आता है, हाँ हम इस गलती करने से बच गए. परफेक्ट सर. अब हमारी जो एस्थेटिक फील्ड की मार्केटिंग है, दिस शुड बी फोकस्ड ऑन एजुकेशन एंड नॉट प्रमोशन पर्टिकुलरली. वुड यू एग्री विद दिस? यस. सो इनिशियली क्या होता है कि व्हेन यू आर इन द स्टार्ट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, हम बात कर रहे हैं यंग सर्जन्स के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट के पीछे मत भागो. डेवलप योर स्किल सेट, अपने रिजल्ट्स दिखाओ. ठीक है, रिजल्ट्स ऐसा नहीं है कि इट शुड बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड. रिजल्ट्स शुड बी एवरेज, बहुत अच्छी बात है, बट कंसिस्टेंट. जैसे जैसे आप करेंगे, एजुकेशनल वीडियो, प्रमोशनल वीडियोस हो जो आपके अपने हों. जब आप उस लेवल पे आ जाओगे कि आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आने शुरू हो गए आपकी वीडियो से, यू कैन गो ऑन विद एन एड सिस्टम और समथिंग. लेकिन पहले उसको डेवलप करो, अपना एक सिस्टम डेवलप करो जिसमें इट शुड बी मोर एजुकेशनल. योर रिजल्ट्स, योर केसेस, सो दैट आपका जो ऑडियंस है वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू करे. बिल्कुल. Trust is the most important thing in aesthetics marketing. We have worked with about 100 plus clinics. जहाँ जहाँ हमने ट्रस्ट बिल्ड करने पे काम करा, we got great results. जैसे प्रमोशन पे गए, डिस्काउंट्स पे गए, लोग आते ही नहीं है. Nobody wants that. Now coming back to marketing sir, आजकल के इस highly competitive environment में, do you think agencies can still bring in growth to a practice? बिल्कुल. अब मैं इसके लिए भी जवाब ये है कि जब आप कोई चीज़ शुरू करते हैं, जब आप कोई शुरू करते हैं, तो हमें अपने प्रोग्राम में नहीं पढ़ाया जाता मार्केटिंग क्या होती है, फाइनेंसेस क्या होते हैं. होना चाहिए मेरे हिसाब से. बिल्कुल. एक बेसिक फंडामेंटल मार्केटिंग होनी चाहिए. एक हर डॉक्टर को पता होनी चाहिए क्या करें. अब इनिशियली व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर प्रैक्टिस, यू नीड हेल्प, क्योंकि वो आपका फील्ड ही नहीं है. आपका फील्ड है एस्थेटिक्स. आपको एस्थेटिक्स में कंसंट्रेट करना है. तो देयर शुड बी समवन जो आपको
इस चीज में कर सके। तो यस, मार्केटिंग एजेंसीज आर हेल्पफुल, बट आपके अंदर इतनी मार्केटिंग स्किल होनी चाहिए कि आप चूज कर सकें कि वो आपके लिए अच्छी है कि नहीं है। वो ऐसा ना हो कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप दे नहीं रहे हो, आपका सिर्फ मनी ड्रेन आउट होता रहा है, आउटकम आ नहीं रहा है। वो तभी आएगा जब आपके पास एक बेसिक नॉलेज होगी कि हाँ, ये मार्केटिंग मुझे करनी है, इसके मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इस एजेंसी पे, ये आउटकम आना चाहिए। तो इसलिए चूजिंग एन एजेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो तभी आ सकती है जब आपके पास थोड़ी बहुत मार्केटिंग की नॉलेज हो। एंड आपके एलिवेट प्रोग्राम के बाद आई डोंट थिंक किसी डॉक्टर को दिक्कत होने वाली है मार्केटिंग एजेंसी चूज़ करने में। बट मैम आप बताइए, व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ मार्केटिंग एजेंसी? क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए कि ये 2-3 चीज़ें तो होनी ही चाहिए एजेंसी में बिफोर कॉन्ट्रैक्टिंग देम? देखिए, हम किसी भी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हम उन पे ट्रस्ट करते हैं पूरा, कि वो हमें क्या डिलीवर करेंगे, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड एज राइटली सेड, डॉक्टर्स हैं तो थोड़ा बहुत विद अवर एक्सपीरियंस, लाइक नाउ वी हैव हैड पास्ट 15 ईयर्स, तो हमें भी थोड़ा आइडिया हो गया कि हमें क्या देखना है। बट जब इनिशियल फेज में होते हैं तो एजेंसी हायरिंग में हमने भी गलतियां करी हैं, क्योंकि क्या होता है, आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बट दूसरी तरफ से एजेंसी की तरफ से आपको उतना डिलीवरिंग नहीं मिलती है। तो अभी तो मैं यही देखती हूँ कि जब हम किसी एजेंसी को हायर कर रहे हैं कि उनकी क्या वैल्यूज हैं, और उनका क्या अपने कस्टमर के लिए, बिकॉज वी आर कस्टमर टू दैट एजेंसी, अपने कस्टमर के लिए उनका क्या एटीट्यूड है कि हम उनको कैसे डेवलप करें। इट इज नॉट ओनली अबाउट देयर रेवेन्यू, इट इज अबाउट बिल्डिंग अ ग्रोथ फॉर देयर कस्टमर। तो पहले उनका हम ये देखते हैं कि कितना वो हमारी बात, व्हाट आर दे हियरिंग अस फॉर, कि कितना वो सुन पा रहे हैं हमको, और वो हमारे क्लिनिक प्रैक्टिस में क्या ग्रोथ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। उनका ये माइंडसेट मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल मैम। अच्छा सर, सबसे ख़राब एक्सपीरियंस क्या रहा है एक एक्सटर्नल एजेंसी के साथ अभी तक का? देखिए, खराब एक्सपीरियंस माने होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न नहीं आ रहा है। ठीक है, तो खराब एक्सपीरियंस हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। बिग एजेंसी जो हमने करी थी उसमें इन्वेस्टमेंट भी हमारा काफी हुआ, बट क्या होता है कि जब बहुत बड़ी एजेंसी आप ले लेते हो तो आपसे बात करने तो उनके मेन लोग आते हैं, है बिल्कुल ना, सर। और वो अच्छे होते हैं, दे आर स्किल्ड एट देयर वर्क, बट उनके पास उतनी बैंडविड्थ नहीं है कि वो आपकी छोटी सी क्लिनिक को खुद देख सकें। तो बड़ी एजेंसी के पास छोटे छोटे लोग होते हैं। अब वो बंदा जो आपको असाइन कर दिया जाता है वो कितना काम कर रहा है आपके लिए, नहीं कर रहा है, ये है बैकग्राउंड से उसको चेक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज क्या है जिससे हम चेक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कि हमारे क्या लीड्स आ रही है, क्या नहीं हो रहा है। एज ए सर्जन क्या होता है, हमने एक इन्वेस्टमेंट कर दिया कि पर मंथ हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, तुम लीड्स ला के दो, प्लस हम देख नहीं पाते वापस, तो रेसिप्रोकल नहीं हो रहा है। हम उनसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो वो भी शांत बैठ गए, वो हमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वेबसाइट आगे नहीं बढ़ रही, कुछ नहीं बढ़ रही। तो मेरे हिसाब से हमें वो एजेंसी चूज करनी चाहिए जो आपको उतना ही रेसिप्रोकल दे, भले ही आप उसके पीछे पड़े ना पड़े, वो आपके पीछे पड़ जाने चाहिए। बिल्कुल सर। कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, मैंने इतनी लीड जनरेट करी, आप क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो जब ऐसा होना शुरू होता है, देन आई प्रेफर कि वो एजेंसी बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने बहुत बड़ी बड़ी एजेंसी के साथ काम किया और हम अपना ROI नहीं निकाल पाए। सो चूज इंटेलिजेंटली। Perfect, sir. इस रिगार्ड में यू ऑल्सो वर्क विद अस एज एन एजेंसी, सो डू यू थिंक वी आर ऑल्सो सिमिलर, या हमने? सो हाँ, देखो, पहली बार क्या होता है, पहली बार हम मिलते हैं तो एक दूसरे को हम नहीं जानते होते हैं, बिल्कुल सर। बात करने से ही फर्क पड़ जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने मुझसे बात करी और वो कन्वर्ट हो गया। वो क्यों कन्वर्ट हो गया? वो फर्स्ट टाइम मुझसे मिल रहा है, वो क्यों कन्वर्ट हो गया? वो इसलिए कन्वर्ट हो गया कि सर्जन के फेस पे लिखा होता है उसका एक्सपीरियंस, कि वो कितना अच्छा काम करता है, उसके बात करने से पता लग जाता है। ऐसे ही जब आप फर्स्ट टाइम मुझसे मिले तो आपसे बात करके पता लग गया कि हाँ, दे आर ट्रस्टवर्दी और अपने काम में ये अच्छे हैं, और आपने उस वर्थ को प्रूव किया, इसीलिए हम लोग बैठे बात कर रहे हैं आज। नहीं, SBA हैज रियली हेल्प्ड अस। मैंने भी जब डॉक्टर हर्ष के साथ और उनकी टीम के साथ इंटरेक्ट किया, मतलब पूरी SBA के साथ इंटरेक्ट किया, तो हमें भी लगा कि ये हमारे साथ चलने वाले लोग हैं, हमें इनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा, ये हमारे पीछे भाग के हमसे काम कराएंगे। तो क्या होता है, डॉक्टर्स बिजी हैं अपने काम में, अगर आप मुझे पीछे से, जैसे आपकी टीम है हमें मैसेज करती है कि मैम ये करना है, तब मैं कर लूंगी, अदरवाइज मैं भी तो अगर आप हमारी यू आर वरिंग अबाउट अस, देन वी थिंक दैट यस,
कि आप हमारे लिए ट्रस्टवर्दी, एंड एसबी हैज रियली प्रूव्ड इट. थैंक यू सो मच फॉर दैट मैम। एंड कई बार ऐसा होता है इनिशियल स्टेजेस में डॉक्टर्स गो फॉर द चीपेस्ट मार्केटिंग कि मेरे को कम से कम इन्वेस्टमेंट में काम हो जाए। तो कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा सर कि ये इससे अच्छा तो हम इतना भी इन्वेस्ट नहीं करते, ये आपका फीलिंग आया हो एंड में? शुरू में सबके साथ ऐसा होता यस सर। है ना? जब आप शुरू करते हो तो मतलब हमने शुरू किया था तो सोशल मीडिया इतना नहीं था, पैम्फलेट ही छपवाने हैं, ठीक है? तो हम उसको ढूंढते हैं जो हमारा सबसे सस्ते में पैम्फलेट छाप दे या सबसे सस्ते में हमारा ऐड अपनी मैगजीन में निकाल दे। बट एट द एंड एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। इफ यू आर चूजिंग ए गुड थिंग, आपने अच्छा क्वालिटी का पेपर चूज कर लिया, इट विल कॉस्ट यू, बट उसका इफेक्ट दिखता है, डेफिनेटली। ठीक है? तो बिल्कुल चीप पे नहीं जाना चाहिए। वो सस्ता इसलिए है, कोई रीजन है वो सस्ता है, और एक रीजन है कि ये चीज महंगी है। बिकॉज अगर कोई चीज महंगी है तो वो क्वालिटी है। बट मैं ये भी कहता हूँ फालतू में पैसे नहीं देने, यू हैव टू जज दैट क्वालिटी। हाँ, इस चीज के लिए इट इज वर्थ। बिल्कुल सर, ROI is what actually matters. So it is about scaling up ना. आप जब शुरू में हैं करियर के तो आप मार्केटिंग करिए, चूज गुड क्वालिटी, आई वुड नॉट से वेरी हाई क्वालिटी या वेरी चीप क्वालिटी, एक मीडियम क्वालिटी पे आप जाइए, थोड़ा थोड़ा करके करिए, and then scale up. Once your ROI starts coming, then you can scale up. You can choose a different marketing strategy या different marketing team, और आप थोड़ा high end खर्चा भी कर सकते हैं. But initially start with medium type of investment, जिससे क्वालिटी भी मेंटेन रहे और आपको स्ट्रेस भी ना हो. बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, अभी आप लोगों ने काफ़ी समय से इन हाउस टीम बिल्ड करने पे फोकस रखा है। किसी एक नए सर्जन को उसके करियर के किस स्टेज पे आकर के इन हाउस टीम की तरफ देखना चाहिए फॉर मार्केटिंग एंड सेल्स? Initially at the start, focus on your skills, develop your name, peer group में, आसपास के एरिया में आपका नाम बनना चाहिए। उसमें आप ये सब नहीं कर पाएंगे, इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। So allocate this to a third party, a good agency, जो आपका काम देखना शुरू कर दे। धीमे धीमे ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट से 2 साल 3 साल बाद एजेंसी में आप इम्प्रूवमेंट लाइए, अपने टीम को इम्प्रूव करिए, और मेरे हिसाब से 5-6 साल इज अ गुड टाइम कि आपकी स्किल सेट डेवलप हो चुकी है, आपके नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा आने लगे हैं, वॉल्यूम आने लगा है, देन स्टार्ट डेवलपिंग एन इन हाउस टीम। इन हाउस टीम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके साथ काम कर रही है, आपके माइंडसेट से काम कर रही है। आप उसको देख रहे हैं, आप उसे बता रहे हैं, हाँ भाई इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है। वो टीम आपके साथ बैठी है, वो टीम क्या है कि आपके पेशेंट से भी इंटरेक्ट कर रही है। तो वो जो टीम डेवलप होगी वो एंड तक बहुत अच्छी चलेगी। बिल्कुल सर। तो अब आते हैं अगले सेक्शन में मैम सर। मार्केटिंग पेशेंट्स तो ला सकता है, बट लॉन्ग टर्म ब्रांड, आपकी विजिबिलिटी और लोगों में रेप्यूटेशन ट्रस्ट से ही बिल्ड होता है। तो आपके हिसाब से मैम व्हाट इज़ दैट फ्यू थिंग्स कि इससे ही पेशेंट का ट्रस्ट हम लोग बिल्ड कर सकते हैं? So in my opinion, trust comes when the patient talks to the doctor, और डॉक्टर अगर अपने काम में कॉन्फिडेंट है तो वो पेशेंट को ट्रस्ट दे पाता है. कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब एक डॉक्टर ने इतना काम कर लिया हो कि उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तब वो पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस दे सकता है. तो आई वुड अगेन से कि हाउ यू मास्टर योर स्किल्स गिव्स यू कॉन्फिडेंस, एंड इन टर्न यू कैन गिव कॉन्फिडेंस टू योर पेशेंट. वंस पेशेंट इज कॉन्फिडेंट कि मैं सेफ हूँ इस डॉक्टर के हाथ में, तो वो ट्रस्ट बिल्डिंग शुरू हो जाती है. तो व्हाट इज योर ओपिनियन डॉक्टर आशुतोष? बिल्कुल सही बात है कि ऐसा होता है, द स्टार्ट ऑफ द प्रैक्टिस हम कुछ स्पेसिफाइड सर्जरी करते थे और पेशेंट पूछता था कि इसमें क्या चांसेस हैं डॉक्टर, हम कहते थे 50-50 तो वो 50-50 क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे आपको पता ही नहीं कि हम इसको अच्छा कर पाएंगे नहीं करेंगे। 50-50 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वही सर्जरी आप इतनी बार कर लेते हैं, उसके बाद जब पेशेंट आपके पास आता है, वो पूछता है कि डॉक्टर साहब इसमें चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन क्या है? यार होते ही नहीं, मैंने तो देखे ही नहीं 10 साल से, अब क्या कि इसमें ऐसा भी होता है क्या? दैट मेक्स इट डिफरेंस। तो जैसे जैसे डॉक्टर अपना स्किल सेट डेवलप करता है, चांसेस ऑफ सक्सेस रेट जो 50-50 थे वो +90 अपने आप हो जाते हैं, और वो पेशेंट को दिखता है उस डॉक्टर से बात करके। बिल्कुल सर, दिस इज इट। बिल्कुल सर। सो एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज इज़ व्हाट इट इज़। सो अब सर आपने हज़ारों सर्जरीज कर ली है, मल्टीपल ब्रांड्स बिल्ड कर लिए हैं, पेशेंट्स तो आपसे इतने खुश है कि आई हैव सीन योर रिजल्ट, तो मुझे पता है आपके पेशेंट्स आपसे कितना ज़्यादा खुश रहते हैं। बट इवन आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस अभी भी आप में वो हंगर है सर जो शायद एक नए डॉक्टर में भी आजकल नहीं होता। तो व्हाट
keeps you driving even at this stage, sir? पेशेंट्स की बस ड्राइविंग कि आप वही है कि आप अपने करे हुए काम को देख के खुश होते हैं, बिल्कुल आपको और करने का मन करता है। प्लस नाउ आई एम एट द स्टेज कि मैं चाहता हूं कि जो मैंने स्किल सेट डेवलप करी है उसको मैं आगे लोगों को दूं। और मेरे पास आते हैं बहुत सारे नए प्लास्टिक सर्जन सीखने आते हैं और मैं उनको सिखाता हूं उसी वे से। जो मेरे साथ ज़्यादा टाइम तक जुड़े रहते हैं वो ऑलमोस्ट वैसे बन जाते हैं, मुझसे अच्छे बन जाते हैं। उनकी अपनी स्किल सेट है, प्लस हम उनको सिखा रहे हैं। तो इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप उनको सिखाओ, अपनी स्किल सेट डेवलप करो, वो अच्छा लगने लगता है। एडिक्शन है ये। बिल्कुल सर। तो अब आप लेगेसी की तरफ ज़्यादा बिल्ड करना चाह रहे हैं, आप अपनी लेगेसी बिल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल सर। सो सर, अब आपने इतनी सर्जरीज़ कर ली है कि आप शायद नींद में भी वैसे ही रिजल्ट्स ला कर के दे सकें। बट मैम ने मुझे एक बार बताया था, आज भी आप हर सर्जरी जाने के पहले 5 मिनट अपने साथ लेते हैं, थोड़ा फ़ोकस्ड होते हैं। तो क्यों सर? व्हाई डू यू टेक दैट टाइम आउट बिफोर एवरी सर्जरी? ये बेसिक्स हैं और हर सर्जन को ये करना चाहिए, हर एस्थेटिशियन को ये करना चाहिए। सी एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, एवरी सर्जरी इज डिफरेंट। बिल्कुल सर। तो क्या होता है, अभी भी अगर मैं कोई मेजर सर्जरी करने जा रहा हूँ जो मैं हजारों की तादाद में कर चुका हूँ, उसके बावजूद सुबह जब मैं गाड़ी में जा रहा होता हूँ तो मैं वो किताब पलट लेता हूँ, या मेरे पास ई बुक्स हैं मैं वो पढ़ लेता हूँ, उसके ऊपर कोई नया आर्टिकल आया तो मैं पढ़ लेता हूँ। एक ही चीज को मैं अगर 10 बार पढ़ता हूँ तो उसमें से एक ऐसी नई लाइन निकल के आती है जो पिछले 10 बार मैंने छोड़ी हुई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दैट पेशेंट। प्रॉब्लम ही तब आती है जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। जो नया सर्जन होता है वो कम गलती करता है बिकॉज ही इज अंडर कॉन्फिडेंट। वो हर चीज बार बार चेक लिस्ट उसकी इतनी लंबी होती है, मैंने ये तो नहीं छोड़ दिया, मैंने ये तो नहीं करा, मैं ऐसे करूं। ही मे बी स्लो, ही माइट नॉट डिलीवर दैट ग्रेट रिजल्ट, बट ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। वो पढ़ के जा रहा है हर चीज। आप सीनियर हो जाते हो, अगर आप उसको नजरअंदाज करने लगो उस चीज को, तो कहीं ना कहीं आप फॉल्ट करोगे बिल्कुल और बैक टू बेसिक्स आओगे। तो बेटर ये है कि ना ही करो। आज भी मैं लिखता हूँ, कोई भी डिफिकल्ट सर्जरी होती है, स्पेशली राइनोप्लास्टीज है, उसमें मुझे लिखना होता है अपनी डायरी में कि हाँ इसके लिए मैंने क्या चेंज किया, क्या मैंने करा, सो दैट आगे मैं इसी टाइप का कोई पेशेंट आया तो भाई मैंने ये करा था। आप याद नहीं रख सकते हर चीज, इसलिए अभी भी नोट डाउन करता हूँ। बिल्कुल सर, इसीलिए शायद आपके स्टूडेंट्स भी आपके मेंटरशिप से इतना कुछ सीख के जाते हैं, बिकॉज यू आर डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग दैट यू आर लर्निंग। दैट्स अ ग्रेट थिंग सर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो एस्थेटिक्स में एक प्रीमियम एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो फ्रेया में मैम प्रीमियम एक्सपीरियंस का क्या मीनिंग है आपके लिए? हाउ विल यू डिफाइन द प्रीमियम एक्सपीरियंस एट फ्रेया? So again, with our brand name Freya, I would like to offer every kind of luxury aesthetics to the patient. In the sense, it's not about the luxury look of our clinic. It is about the luxury experience the patient starts experiencing once entering the clinic. That starts from the reception, as I've already said, that what our team members are telling the patient, how they are greeting the patient, how they're explaining everything to the patient counts in luxury. Then once the patient is inside, how the doctor is counseling, what kind of anxiety settlement to the patient we are giving. Because whenever I think patients who want cosmetic surgery, they have certain anxieties and certain psychological mindset. We have to give a sense of safety, and we have to lower their anxiety, and we have to allow them to feel safe. That is what luxury is in aesthetics. Once the procedure is done, we want, of course, to give a very good surgery, which itself means a luxury surgery. The results have to be optimum. The patients of cosmetic surgery, sometimes they have, unrealistic expectations also. So when we counsel them, then we have to come at par with their expectations, with what the surgery can give to them. So that line we have to define. That is what luxury is. And then the post operative experience, when we have to patients come in follow up, any sort of smallest complication, if at all it is occurring, then the patients have to be explained about it, their follow up should be good. So that is the complete holistic view of luxury in cosmetics, I feel. परफेक्ट मैम, परफेक्ट। अब सर, एवरेज एस्थेटिक क्लिनिक में इंडिया के सबसे वीकेस्ट लिंक क्या है आपके हिसाब से पेशेंट एक्सपीरियंस का? कहाँ पे डॉक्टर्स उतना मैच नहीं कर पाते द लेवल दैट दे शुड बी इन? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मैम ने कही
एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, सारी चीजें वहीं खराब होती हैं। आपकी काउंसलिंग, स्पेशली द डॉक्टर हु इज काउंसलिंग, सी ट्रेंड क्या है, पेशेंट वॉक्स इन योर क्लिनिक, देयर आर काउंसलर्स हु मे बी अ मेडिकल पर्सन, हु मे नॉट बी अ मेडिकल पर्सन। वो पेशेंट की हर बात मान लेते हैं, जो भी आपको चाहिए, हाँ साहब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, दिस इज नॉट द रियलिटी। एंड देन कम्स द रोल ऑफ द डॉक्टर हु इज काउंसलिंग। अब जब वो मेरे सामने बैठे हैं पेशेंट, तो मुझे उनकी रियलिटी और एक्सपेक्टेशन मैच कराने हैं। दैट आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है, इतनी सर्जरी मुझे पता है कि इस लेवल तक हो सकता है, इसके बाद नहीं हो सकता, ये मुझे पता है, और पेशेंट का एक्सपेक्टेशन है उस लेवल से ऊपर, तो हमें उसको वापस लाना है रियलिटी में। एग्जाम्पल देता हूं मैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं फोटोज लेके, अपना फेस लेके आएंगे और एक फिल्म स्टार की फोटो ले आएंगे, डॉक्टर साहब ऐसा ऐसी नाक बना दीजिए। भाई वो उसकी नाक है, उसके चेहरे पे अच्छी लग रही है, यही नाक तुम्हारे चेहरे पे नहीं अच्छी लगेगी। दैट मीन्स वो जो सामने मेरे पास बंदा बैठा है, उसके एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है, उसका माइंड में ही चीजें हैं डिफरेंट। दैट साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हैज टू बी डन कि भाई ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप पहले उतर के आइए, अदरवाइज जो भी आपकी सर्जरी कर देगा, आप उससे कभी खुश नहीं रहोगे। बिल्कुल सर। अब थोड़ा सा इनैक्ट करते हैं इसको। मान लीजिए मैं एक पेशेंट हूँ, मैं आपके पास आई, यू कैन सी कंडीशन ऑफ माय हेयर, मैं ऋतिक रोशन की फ़ोटो लेके आता हूँ कि डॉक्टर साहब मुझे इस तरह के बाल चाहिए। आप मुझे जगह पे कैसे लाएंगे सर वहाँ पे? अब फिर तो पूरी मतलब इसमें तुम अपनी काउंसलिंग करवा रहे हो। बहुत सिंपल है, हमें आपको बताना है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, कि हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए क्या कर सकता है। बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट है परमानेंट जोन से मुझे बाल निकालने हैं और यहाँ लगाने हैं, उससे सिर्फ 4 से 5 हजार ग्राफ्ट्स निकल सकते हैं, यहां से यहां तक हमें 40,000 चाहिए। अब रियलिटी और एक्सपेक्टेशन समझ गए? रियलिटी में आपको 4,000 मिलने हैं, एक्सपेक्टेशन आपकी 40,000 है, मैच नहीं हो सकती। So you have to understand what hair transplant can do for you. Hair transplant can change your look. Results are wonderful, but it cannot bring back your natural density. तो अगर आप उसमें खुश हैं इस चीज के लिए कि you want a changed look, a good look, जिसमें आप बॉल्ड ना लगो, बट आपकी एक्सपेक्टेशन ये भी नहीं होनी चाहिए कि मैं 15 साल में जब था वैसा हो जाऊं। इस रियलिटी पे अगर आप आ गए, यू विल बी अ हैप्पी पर्सन आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। और आपकी एक्सपेक्टेशन वही थी कि 4,000 40,000 लगने लगे, वो कभी नहीं लगेंगे, यू वोंट बी हैप्पी। बट आई थिंक ऐसे भी लोग हैं प्रैक्टिस में जो एथिकल प्रैक्टिस नहीं करते हैं एंड दे गिव अनरियलिस्टिक रिजल्ट आउटकम्स टू द पेशेंट, और वही प्रॉब्लम आती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पेशेंट को एक रियलिस्टिक आउटकम बता रहे हैं और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस उसको रियल वर्ल्ड में ला रहे हैं, दैट इज अ गुड प्रैक्टिस। और इसको हम बूस्ट करते हैं, कैसे करते हैं? हम उसको रियल पिक्चर्स दिखाते हैं रियल पेशेंट की, आपके जैसे लोग जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया ऐसे लग रहे हैं, तो उसको समझ में आता है हाँ कि नाउ इट्स हिज चॉइस whether to go for it or not to go for it. There should not be push. बिल्कुल सर, मैं आया होता एंड मुझे आपने बताया होता रियलिटी चेक, तो आई वुड हैव डेफिनेटली एक्सेप्टेड कि हाँ यही होना चाहिए अगर मुझे बेसिक समझाई गई होती। सो आई 100% अग्री विथ यू देयर सर। अब थोड़ी बात करते हैं मैम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की। तो आईआर जो है ट्रेडिशनली ये सिर्फ एक रेफरल बेस्ड ब्रांच रहा है, तो बट आपने मैम डायरेक्ट टू पेशेंट अवेयरनेस बिल्ड करी इस पे। तो इंडिपेंडेंट पेशेंट अवेयरनेस मॉडल पे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी को शिफ्ट करने का एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा मैम आपका? तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक रेफरल फील्ड रहा है हमेशा से, और मुझे यही लगता रहा है कि पेशेंट्स अवेयर ही नहीं है और आज तक अवेयर नहीं है। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप सबको बताइए कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं, और पेशेंट्स को ये बताना कि आप अपनी जो आपको प्रॉब्लम है, जैसे कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए पेशेंट्स और डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड है, अब उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते रहे हैं हमेशा से, and it has been never referred from the gynecological side to interventional radiologist कि आप नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पेशेंट अवेयरनेस करना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पेशेंट को हम ये बताएं कि आप डायरेक्टली इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं और यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए नॉन सर्जिकल ऑप्शन पूछ सकते हैं, वो भी आपको गाइड करेंगे कि क्या आप सर्जरी करवाएं या उसके लिए फिट हैं या नॉन सर्जिकल ऑप्शन वर्क्स। तो इसलिए ये जो ट्रेंड चेंज करना है
कि पेशेंट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करे डायरेक्ट, यही बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको भी पता नहीं है कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट क्या कर सकते हैं। तो विद आवर अवेयरनेस वीडियोस, जो और भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट कोलीग्स हैं मेरे, कुछ लोग और भी अवेयरनेस वीडियोस डाल रहे हैं, कुछ लोग और भी, तो ये पेशेंट्स को अब पता लग रहा है कि हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, वो भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें डायरेक्ट एक नॉन सर्जिकल ऑप्शन दे सकता है। बिल्कुल मैम। अब सोशल मीडिया ने इस जर्नी में कैसे हेल्प करा मैम आपको? A lot, I would say, social media, because see, this era is of social media. लोग इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, तो जो मीडियम देख रहे हैं जनरल पब्लिक, हमारी जनरल पॉपुलेशन जो देख रही है, उसी के थ्रू आप बताएंगे लोगों को। तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मेरे और भी कॉलीग्स हैं हु आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस, एंड वी आर इन टर्न हेल्पिंग ईच अदर स्प्रेड फेस, we are helping each other spread awareness amongst the masses that certain diseases can be dealt directly by interventional radiologists, and they can offer them quick recovery, scarless treatments, and non-surgical options. So social media has helped a lot, because जो आदमी देख रहा है उसी के थ्रू हम बताएंगे उसको। बिल्कुल मैम। अब मान लीजिए आपको एक दिन के लिए इंडिया का हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया एंड आपका काम है कि आपको फीमेल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में। हाउ विल यू अप्रोच दैट मैम? तो फीमेल रिप्रेजेंटेशन आईआर का थ्रू हेल्थ मिनिस्ट्री कैसे बढ़ाएं, ये तो फिर रिजर्वेशन वाली बात आ जाएगी यहाँ तो वो बहुत मुश्किल है बताना कि अगर मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ। इन जनरल मैं आपको यही कहूंगी कि जैसा कि हम मेंटरशिप की बात करते हैं, तो या हमारे लिए एक एस्पिरेशनल इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हों जिनको हम देख के खुद एस्पायर करें कि हम भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हमारे कमी है, ये मैं एक हेल्थ मिनिस्ट्री में हूँ तो मैं कर सकती हूँ कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आज भी मैं आपको कहूंगी, जब हमारे एमडी रेडियोलॉजी होती है, जब हम एमडी कर रहे होते हैं, तो बहुत ही लिमिटेड फिंगर्स में हम काउंट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट्स हैं जहां इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है। इनफैक्ट मेल्स को भी नहीं दी जाती। बिल्कुल। तो जब एमडी करके हम लोग बाहर निकलते हैं तो हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में जीरो होते हैं ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में। कुछ कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक्सपोजर देते हैं। तो ये एक काम मैं जरूर करना चाहूंगी कि ड्यूरिंग एमडी रेडियोलॉजी जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी करिकुलम है वो जरूर इम्प्लीमेंट किया जाए, विच विल हेल्प बोथ मेल्स एंड फीमेल्स टू बिकम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। बिल्कुल। अब सर आपसे भी सिमिलर क्वेश्चन। मान लीजिए आप एक दिन के लिए हेल्थ मिनिस्टर हैं एंड आपका मेजर इंटेंशन है, मेजर फोकस है उस दिन का कि क्वैकरी ख़त्म करनी है इस फील्ड में, चाहे हेयर ट्रांसप्लांट हो, चाहे कोई भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हो, तो क्वैकरी ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे सर आप? सो देखिए, स्टेप्स तो ऑलरेडी हमारी मिनिस्ट्री ले रही है। हमारे प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन की। ठीक है। प्लस इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम शिकायत नहीं करते, वी लेट इट गो। ये एक प्रॉब्लम है। हमारी एसोसिएशन स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हेयर ट्रांसप्लांट की एसोसिएशन है, उसके एसओपीज होने चाहिए बहुत अच्छे कि ये करेंगे नहीं करेंगे, और दे हैव टू फाइंड आउट क्लिनिक्स कि ये गलत काम कर रहे हैं एंड दे शुड रिपोर्ट इट टू द मिनिस्ट्री। जब तक रिपोर्ट नहीं होगी तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, और वो हमारा लैकिंग है। हमारी खुद की एसोसिएशंस जो ये काम नहीं कर पा रही हैं, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। दूसरी बात जो अभी डॉक्टर पारुल ने कही, अभी भी हमारे 20 साल पुरानी बात तो बहुत ही वो है कि तब इंस्टीट्यूट्स में एस्थेटिक सर्जरी प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं है उस चीज की। इतने ओवरलोडेड है हमारे इंस्टीट्यूट्स फॉर नॉर्मल प्लास्टिक सर्जरी वर्क, जिसमें रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी, बर्न्स, ये है, इवन एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में दे आर ओवरलोडेड कि आप एस्थेटिक्स उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो भी गवर्नमेंट को लगेगा यार पहले जो प्रॉपर इलाज है इनका हो जाए, ये तो एक डिफरेंट चीज है। बट ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग इनकम्प्लीट हो जाती है हमारी। सो नाउ, हमारे टाइम पे तो नहीं था, बाहर जाके सीखना पड़ता था, बट नाउ एटलीस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये हो गया है कि गवर्नमेंट हैज अलाउड कि जो रेजिडेंट ट्रेनीज हैं वो 3 महीने के लिए अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके भी एस्थेटिक ट्रेनिंग ले सकते हैं। दिस इज अ गुड स्टेप जो कि कुछ इंस्टीट्यूट्स ने शुरू कर दिया है। ये गवर्नमेंट की तरफ से हो जाना चाहिए कि जैसे हमारी होलिस्टिक ट्रेनिंग हो रेजिडेंट्स की, वो एक एक कोई इंस्टीट्यूट किसी चीज में अच्छा है उसी में ट्रेन होकर निकल रहा है, बाकी चीजों में वो ब्लैंक हो गया, क्योंकि दैट इज द मेन पार्ट जब आपकी ट्रेनिंग हो रही है।
उसमें अगर हम एस्थेटिक सर्जरी को इंक्लूड कर दें किसी भी तरह से, अगर उस इंस्टीट्यूट में नहीं हो पा रही है तो उसको 3 महीने के लिए ऐसी जगह भेजो। गवर्नमेंट शुड आइडेंटिफाई गुड सेंटर्स जो कि प्राइवेट में है, गुड सेंटर्स जहां पर अच्छा काम हो रहा है, उसको रिकॉग्निशन दें और बच्चे आए 3 महीने सीखें वापस आए। ये करूंगा मैं अगर मैं मिनिस्टर बनूंगा तो। ये तो सर आप बिना मिनिस्टर बने भी कर रहे हैं, यू आर फिलिंग दिस गैप विद द एलिवेट प्रोग्राम, तो हाँ बट वो कंपलसरी हो जाएगा फिर। परफेक्ट सर। अब मैं सीधा उन लोगों पे आता हूँ सर जो ये एपिसोड सीरियस इंटेंशन के साथ देख रहे हैं। इंटर्न्स हैं, फ्रेश एमबीबीएस ग्रेजुएट्स हैं, अदर फील्ड्स के ग्रेजुएट्स हैं और एस्थेटिक मेडिसिन में अपना सपना देख रहे हैं, अपना फ्यूचर देख रहे हैं। तो इन यंग डर्मैट्स और प्लास्टिक सर्जन्स जो एस्थेटिक फील्ड में आना चाह रहे हैं सर, ये फील्ड काफ़ी अट्रैक्टिव तो है, बट इसमें सक्सेस के लिए एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप मिसिंग है हमारे मार्केट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली। फॉरेन में काफ़ी जगह पे स्ट्रक्चरली चल रहा है, बट इंडिया में एस्थेटिक्स, जैसा आपने भी कहा सर, उतना अभी डेवलप नहीं है दैट रोड मैप। तो सर आपके हिसाब से जो कोई एक यंग डॉक्टर है एस्थेटिक्स में एंट्री लेना चाह रहा है, तो एंट्री लेते वक्त सबसे बड़ी मिस्टेक क्या कर देते हैं वो लोग? सबसे कॉमन क्या होता है कि एस्थेटिक्स में सर्जरी भी है, नॉन सर्जिकल सिस्टम भी है, मशीन बेस्ड सिस्टम भी है, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं मार्केटिंग से। कॉन्फ्रेंसेस में 1 घंटे का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, उस 1 घंटे को 200-300 लोग देख रहे हैं और वापस आके उनको लगता है कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा था, इजी 5 मिनट जॉब, अब करते हैं, एंड दे स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इन देयर प्रैक्टिस। उसमें क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, खराबी होती है और सेटबैक लगता है उनको और वो डर जाते हैं और वो काम छोड़ देते हैं। वो काम कर ही नहीं पा रहे हैं कि यार ये तो यार इससे तो खराब हो गया पेशेंट, मेरी रेपुटेशन खराब हो गई, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर मेंटरशिप नहीं है। तो हर बंदे को अगर एस्थेटिक्स में आना है, ही शुड गेट ट्रेन्ड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वो जो 1 घंटे का लेक्चर है उससे नहीं फर्क पड़ेगा। यू हैव टू चूज योर मेंटोर, जाइए उसके साथ टाइम बिताइए, सीखिए चीजों को। जैसे कि जब आप अपना पहला पेशेंट करें तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि मैं किसी भी चीज को संभाल सकता हूं, तो वो राइज करेगी, तो वो बढ़ेगी। बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये बहुत सारे स्किल बेस्ड वर्कशॉप्स चल रहे हैं मार्केट में, 2 दिन 3 दिन में हेयर ट्रांसप्लांट सिखा रहे हैं लोग, बट आपका माइंडसेट एकदम अलग है। आपने एलिवेट प्रोग्राम को एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप की तरह डिसाइड करा है कि इस तरह डिज़ाइन रहेगा, इस तरह हमारे नए जनरेशन ऑफ एस्थेटिक फिजिशियंस आगे बढ़ेंगे। तो क्या मेजर डिफरेंस है सर ये स्किल बेस्ड वर्कशॉप और आपके स्ट्रक्चर्ड एलिवेट प्रोग्राम में? मेरा मानना यही है कि अगर आपको बेसिक से सीखना है तो आपको अंदर घुसना ही पड़ेगा, यू हैव टू गिव टाइम। बिल्कुल सर। 1-2 घंटे की वर्कशॉप ब्रशअप्स के लिए अच्छी होती है कि यू आर ए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, आप 2-3 साल से कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक ब्रशअप चाहिए इन द सेंस कि क्या नया हो रहा है, आप उस 1-2 घंटे की वर्कशॉप में कर लेंगे। बट इफ यू वांट टू एंटर इनटू दैट फील्ड कि आप अपना फर्स्ट करने जा रहे हो, हम्म। तो ऐसे नहीं है। यू हैव टू लर्न दैट स्किल और उस स्किल को खाली लर्न नहीं करना है, उसमें ये भी देखना है कि क्या-क्या परेशानियां आती हैं। एक-एक स्टेप आपको पता होना चाहिए, भले ही वो स्टेप आप करें या ना करें या आपके टीम मेंबर्स करें, बट आपको पता होना चाहिए। अगर वो स्टेप आपको पता नहीं होगा तो आप जज ही नहीं कर पाओगे कि आपके टीम मेंबर ने काम कैसा कर दिया। बिल्कुल सर। इट्स नॉट अ सिंगल मैन्स पर्सन प्ले नहीं है। बिल्कुल सर। 5 लोग, 6 लोग, 10 लोगों की टीम एक बंदे पे काम कर रही है, बट यू आर द मास्टर। आपको पता होना चाहिए कि ये बंदा ठीक काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा, कहाँ गलती करी, क्या करा, एक नजर में आपको दिखना चाहिए। वो तभी दिखेगा व्हेन यू आर द मास्टर ऑफ दैट फील्ड। और ऐसे ही मास्टरी नहीं आ जाती कि आपने 1-2 दिन में देखा और कर लिया, नहीं। यू हैव टू गिव टाइम, टाइम दीजिए, एंड योर मेंटर इज गिविंग यू ट्रेनिंग, वो अपने केसेस आपको दे रहा है करने के लिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल यू लर्न सर। फ्रॉम देम, उसके बाद जब तुम अपना पहला केस करो तो यू आर द मास्टर ऑफ दैट स्किल। आपको पता है कि कुछ गलत होना ही नहीं है। इसमें मैं एक चीज यही ऐड करूंगी कि जब शॉर्ट टर्म करा जैसे 2 दिन, तो आपने प्रोसीजर तो सीख लिया, बट प्रोसीजर खाली प्रोसीजर नहीं है। पेशेंट जो आ रहा है, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट का एग्जांपल है, तो डिजाइनिंग है, किसी सबकी बॉल्डनेस डिफरेंट है, किसको क्या चाहिए वो डिफरेंट है, तो वो आप 2 दिन में तो नहीं सीख सकते, बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गिव नेचुरल रिजल्ट्स। तो नेचुरल रिजल्ट देने के लिए आपको एक टाइम देना पड़ेगा। यस मैम। अच्छा, एलिवेट तो अब एक बहुत प्रीमियम, एक वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड और द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स बन गया इंडिया में, बट स्टार्टिंग में आइडिया कैसे आया सर इसका? तो हम लोग शुरू से सिखाने, मतलब मैं शुरू से सिखा रहा हूँ, मेरे पास बहुत बहुत पहले से हम्म। जो ट्रेनीज होते हैं, हमारे टीचर्स ने, जिन्होंने हमें सिखाया, उन्होंने रेफर करा कि भाई जाओ ये सीखना है तो डॉक्टर आशुतोष के पास चले जाओ। वो आते हैं मेरे पास,
हफ्ते दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना रुकते हैं, सीख के जाते हैं। तो पहले क्या था कि जो भी मुझसे फ़ोन करके कि सर मुझे ये सीखना है, मैं आ जाऊँ आपके पास 1 हफ्ते के लिए, आ जाओ। तो वो आना और देखना और सीखना ये होता था। उसको मैंने स्ट्रक्चर्ड कर दिया। ये हम कर बहुत पहले से रहे हैं। इस एलिवेट प्रोग्राम के थ्रू हमने उसको स्ट्रक्चर्ड कर दिया। क्योंकि अब क्या है कि अब काफ़ी लोग आना चाहते हैं। अब अगर आपके थिएटर में 5 से ज़्यादा लोग हैं, 6-7 लोग आ गए हैं, तो आप सबको बराबर से नहीं सिखा पाओगे। बिल्कुल सर। तो इट हैज़ टू बी स्ट्रक्चर्ड नाउ। और पहले खाली वर्बल होता था कि आए, हाँ, सीखा, बता दिया, ये कर दिया। अब एक प्रॉपर प्रोग्राम है। एक शीट्स दी जाती हैं कि हाँ, इस केस में ऐसा होता है, इस केस में ऐसा होता है। तो दे गेट एवरीथिंग। कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग मिलती है यस। सर। तो क्या प्राइमरी गोल है एलिवेट के थ्रू? एंड दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू एज वेल मैम। सिर्फ स्किल्स या बिजनेस बिजनेस सारा चीज़ उनको पता चले, दे शुड बी अडेप्ट एट गोइंग आउट, ये आपका माइंडसेट इनिशियली मुझे दिखा था। सो प्राइमरी फोकस क्या रहता है मैम एलिवेट प्रोग्राम के थ्रू? So, it is a comprehensive development of one doctor who wants to start aesthetic practice. अब हम लोग अपने करियर में आगे आ चुके हैं, यू कैन से 2010 में जैसे फर्स्ट क्लिनिक खुला तो बहुत सारी मिस्टेक्स करी, और अभी बहुत गैप्स भी दिखाई देते हैं कि जो न्यू प्लास्टिक सर्जन्स हैं, अर्ली करियर प्लास्टिक सर्जन्स हैं, वो क्या फेस कर रहे हैं डिफिकल्टीज। तो दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं, स्किल डेवलपमेंट में भी फेस कर रहे हैं, और क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं बहुत फेक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं मस्त से, और एक दो दिन में कुछ नहीं सीखता आदमी, लोग अपना फाइनेंस स्पेंड कर देते हैं पर फिर भी कुछ सीख के नहीं निकलते। तो ऐसे फीडबैक्स हमारे जो यंगर कोलीग्स हैं उनसे मिलते हैं। तो माय फोकस for starting the Elevate program with Dr. Ashutosh and other young plastic surgeons was कि उनको एक स्किल डेवलपमेंट तो मिले ही, और जैसा कि हम बात करें कि एस्थेटिक प्रैक्टिस कैसे बिल्ड करनी है, क्योंकि हमने भी गलतियां करी। अगर हम अपनी गलतियों से किसी को सिखा पाए कि आपको अगर अपनी क्लिनिक, अपना सेंटर एस्टैब्लिश करना है तो आप क्या अवॉइड करें और आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। तो आई एम इंटरेस्टेड कि उनको हम होलिस्टिकली ये समझाएं कि स्किल्स के साथ साथ बिजनेस डेवलपमेंट भी जरूरी है, तभी आप एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। परफेक्ट I मैम। think, and this is the difference I want to offer by training in our Elevate program, that we would be interested in sharing our experiences about developing the business part also along with the skills. और बहुत फ़र्क पड़ता है इस बात का। जो भी हमारे वहाँ ट्रेनी डॉक्टर आ रहा है और हमारे साथ रुक रहा है, तो वो हर चीज़ देखता है। हम कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा महँगी चीज़ ना लेके भी थोड़ा मीडियोकर चीज़ से कैसे अच्छा काम करा जा सकता है। सेटअप्स कैसे होते हैं, क्या मशीन्स हम यूज़ कर सकते हैं। टेक्नीशियन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है कि हम उनको ये तक कहते हैं कि भई तुम्हारे पास अगर कोई टेक्नीशियन है उसको भी साथ लेके आओ। जो तुम्हारे पास टेक्नीशियंस उसको साथ लेके आओ, वो भी सीखेंगे हमसे। तो ये इस तरह से जाते हैं। प्लस अगेन अ मेंटरशिप। हम ये भी कह के भेजते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में कोई तकलीफ है, तुम्हें परेशानी हो रही है, यू कैन ब्रिंग योर पेशेंट टू अस, तुम ही करो अंडर आवर गाइडेंस। और इवन हमने ये भी करा है, कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने जाके भी करा है कि उनको लगा कि सर ये ऐसी चीज़ है जो मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, क्या आप आके कर सकते हैं? हम वो भी करते हैं। It's a type of hand holding, you know. एंड इंडिया में अगर आप इफ़ यू आर अ व्यूअर, इंडिया में किसी से भी ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आई कैन वाउच फॉर इट। सर एंड मैम से बेटर गाइडेंस कहीं नहीं मिल सकती। दे आर जेम ऑफ अ पीपल। मतलब मुझे आज तक किसी क्लाइंट के साथ काम करने में, एंड आई डोंट इवन कंसिडर यू गाइज माई क्लाइंट एनी मोर, यू आर माई सीनियर्स, आई एम योर जूनियर। इतना मज़ा किसी के साथ काम करने में नहीं आया। सो आई एम श्योर एवरीबडी एट एलिवेट मस्ट बी फीलिंग द सेम रिस्पेक्ट फॉर यू सर एंड यू Thank मैम। you so much. अब बात करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स की। अगर कोई एलिवेट करता है, एलिवेट प्रोग्राम अटेंड करता है, तो व्हाट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड एट 90 डे मार्क, एट 180 डे मार्क एंड एट 1 ईयर मार्क? क्या उनको एक्सपीरियंस के बाद जो रियल वर्ल्ड में जाएंगे तो क्या क्या हेल्प मिलेंगे सर एंड मैम इन 30, 60, 90, 180 डेज, वट एवर यू डिसाइड? सो देखो 30 डेज में एक स्किल सेट जो भी वो सीख रहा है, एक स्किल सेट, अगर होलिस्टिक अप्रोच है कि सब कुछ हमारे यहाँ सब कुछ होता है, हेड टू टो, डर्मेटोलॉजी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो हाँ, ही गेट्स एन आइडिया कि ये चीज़ कैसे अच्छी होती हैं या इसको कैसे करना चाहिए। और एक महीने में उसको दिखने भी लगता है कि ये इस पेशेंट के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है, इसे कैसे सॉल्व करा गया। ठीक है, एक 30 डेज के बाद जो कंटिन्यू कर रहा है, ही गेट्स अ बेटर इनसाइट
ही गेट्स अ बेटर हैंड्स ऑन, क्योंकि एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है टीम का, उसको डेवलप हो जाता है कि यार ये डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम्म, और मेरा ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, तो वो हमारे पेशेंट्स की सर्जरी करने लगते हैं। हम्म, ठीक है, तो ये ट्रस्ट डेवलप होता है व्हेन यू वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हम्म, पेशेंट का खुद फॉलो अप शुरू हो जाता है। अभी तक वो सिर्फ देख रहे थे, हम्म, वो सुन रहे थे, नाउ दे आर इन्वॉल्वड इन द फॉलो अप्स ऑफ द पेशेंट। हम्म, तो पेशेंट का 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, वो पेशेंट आपका अपना होता है, तो आपको फील यही आती है कि मेरा अपना पेशेंट है ये, भले ही वो क्लिनिक का पेशेंट, बट वो फील है बिकॉज नाउ यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पेशेंट, जो आपने करा है। तो ये जो एक्सपीरियंस डेवलप होता है, ये मैक्सिमम आपको बेनिफिट देता है व्हेन यू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें आपने सब देख लिया है और आपके पीछे कोई खड़ा है कि आपसे कोई गलती हुई, आपसे कोई परेशानी हुई, तो ये सॉल्व कर लेगा। और जो पूरे साल अगर साथ में रहते हैं, ही बिकम्स अ मास्टर, ही बिकम्स अ मेंटोर। वो हमारे ऐसा अपना एक पूरा सेंटर खोल सकता है और अपने अंडर लोगों को ट्रेन करना शुरू कर सकता है। तो सर मान लीजिए मैं एक नया डॉक्टर हूँ, मैं एक यंग एमडी ग्रेजुएट हूँ, मैंने आपके साथ 1 साल बिताया एलिवेट प्रोग्राम में, एंड पे मेरे माइंडसेट में क्या डिफरेंस रहेगा सर? सो 1 साल के बाद यू विल बी स्टैंडिंग अलोंग विद मी कि अब मुझे किसी भी चीज से कोई डर नहीं लगता। आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन हैंडल एनी ऑफ दीज प्रोसीजर्स एंड एनी ऑफ द कॉम्प्लिकेशन दैट कैन कम। डिफरेंट, हर पेशेंट डिफरेंट है, बिल्कुल सर। एक ही प्रोसीजर हर पेशेंट पे डिफरेंट होता है। बिल्कुल। जब आप इतना समय देते हैं ट्रेनिंग में, तो आप हर उस तरह के पेशेंट को डील कर सकते हैं। दैट इज द कॉन्फिडेंस व्हेन यू एंटर इनटू योर ओन सेटअप। यही चाहिए होता है। बिल्कुल सर। तो आई थिंक एलिवेट प्रोग्राम जो है हमारा फोकस ये रहता है कि कॉन्फिडेंट, बिकॉज एज with our experience we know that confidence is very important. अगर आपको कॉन्फिडेंस है तभी आप अपने पेशेंट को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, जो वो ट्रस्ट डेवलप करेगा। कॉन्फिडेंस किससे आता है? जब आपने ज्यादा काम किया होता है तभी कॉन्फिडेंस आता है। यही फर्क होता है जूनियर और सीनियर में। वो पेशेंट काउंसलिंग से लेके पोस्ट ऑफ फॉलो अप कॉम्प्लिकेशन सब में दिखता है। तो एलिवेट प्रोग्राम में जो लंबा समय ट्रेनिंग के लिए आता है उसको ये फायदा मिलेगा कि कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट होगा, हैंड होल्डिंग रहेगी। हैंड होल्डिंग सभी की रहेगी, वो बात हो रहा है कि जो थोड़े समय के लिए भी आएगा। प्रोसीजर डिफरेंट है, हर पेशेंट डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि आज मुझे या डॉक्टर आशुतोष को कोई नया चैलेंज नहीं फेस करने को मिलता प्रैक्टिस में या पेशेंट में। तो उसके लिए जब आपके पास आपका मेंटोर या आपने जिसके अंडर ट्रेनिंग ली है वो खड़ा हो और आपको ओपिनियन दे रहा हो, तो देन यू फील मोर सेफ कि मैं अब अपने पेशेंट के साथ कॉन्फिडेंटली अपनी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। डेफिनेटली मैम, एंड वही माइंडसेट के लिए आई थिंक बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे भी। इफ़ यू आर अ यंग प्लास्टिक सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट और एनीबडी लुकिंग टू गो फॉर मेडिकल एस्थेटिक्स, फाइंड द लिंक बिलो। एलिवेट प्रोग्राम का आपको लिंक मिलेगा, भर दीजिए, जाइए, सीखिए, अपना माइंडसेट डेवलप करिए, कॉन्फिडेंस डेवलप करिए, एंड वन डे इवन यू विल हैव ब्रांड्स स्टैंडिंग बिहाइंड योर सेल्फ। अब सर मान लीजिए एक नया न्यूकमर है, ही इज़ जस्ट स्टार्टिंग ऑफ विथ एस्थेटिक्स, आपको आपको वो आपके पास आए एंड बोले कि डॉक्टर साहब या सर मेरे लिए 5 साल का रोड मैप बना के दीजिए मुझे, तो क्या बनाएंगे सर आप रोड मैप उनके लिए? सो पहला साल तो मैं ट्रेनिंग के लिए रखूंगा। बिल्कुल सर। सो पहले साल में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग हो जाएगी। उसके बाद इफ ही हैज टू स्टार्ट, ही और शी हैज टू स्टार्ट हर ओन सेटअप, तो वो अपनी क्लिनिक, और उनके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि दिस इज माय फोर्टे, कि मुझे एस्थेटिक मेडिसिन इज वेरी वास्ट। बिल्कुल सर। ठीक है, आप क्या चीज करना चाहते हैं, आप उस पर और स्किल्स डेवलप करिए, आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करिए, धीरे धीरे शुरू करिए। और जैसे वो देखते हैं हमारे वहाँ सिस्टम सारा वैसे ही शुरू होता है, जैसा जैसा आप लर्न करते हैं। मार्केटिंग पे ध्यान दीजिए, क्लिनिक पे फोकस करिए। मास्टरी आपने करनी शुरू कर दी, आपने स्किल से डेवलप कर लिया, पर प्रैक्टिस आपकी तभी चलेगी जब ये सारी चीजें इन अलाइन आएंगी। बिल्कुल योर टीम, योर मार्केटिंग, आपकी विजिबिलिटी, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और आप एक पर्टिकुलर चीज में अपने आप को कितना आगे ले जाना चाहते हैं। तो 5 इयर्स में रोड मैप ये होना चाहिए, यू आर द मास्टर ऑफ दैट प्रोसीजर। बिल्कुल सर। आप कोई भी उस तरह का केस हैंडल कर सकते हैं। डेफिनेटली सर। तो मेडिकल एस्थेटिक्स सर बहुत ग्लैमरस फील्ड है, एक ग्लैमर वाला इसमें बहुत बड़ा इंस्टेंस होता है। जितने न्यूकमर आते हैं उनको ग्लैमर दिखता है, बट कोई एक ऐसी डार्क रियलिटी जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें सर, जो कोई एक नया मेडिकल एस्थेटिक्स में घुसने वाला फिजिशियन है उसके लिए?
सी मेडिकल एस्थेटिक्स में जो है मेनली जो कॉमन चीजें हैं जो आ रही हैं, दे आर लाइक, हम बात करें टॉक्सिन्स हैं, फिलर्स हैं, थ्रेड्स हैं। तो क्या है कि कंपनीज हैं वो मिसगाइड कर देती हैं, क्योंकि भाई दे आर सेल्स पर्सन, और वो मिसगाइड कर देती हैं। 1 घंटे की ट्रेनिंग में आपको प्रोडक्ट थमा देंगे, हाँ जी मेरा प्रोडक्ट लगाना शुरू कर दो। दैट इज रॉन्ग। वहां पर क्या होता है कि आपने गलती करी, सेटबैक हुआ, नोबडी इज कंप्लेनिंग टू दैट कंपनी, डॉक्टर इज द फेस। इसलिए ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनको तो अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो जब आप ट्रेन होते हो तब आपको समझ में आता है कि इट इज नॉट अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट इज अबाउट योर स्किल, कि आप उसको कैसे अच्छा कर रहे हैं। इसलिए मैं सबको यही गाइड करता हूँ कि भाई उनके पीछे मत भागो, वो तो उनको अपना सामान बेचना है इसलिए वो आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, आपको अपने विवेक से काम करना है, ट्रेन होना है, अच्छा होना है। कंपनीज भी ट्रेन करती हैं, बट वो क्या करती हैं ट्रेन, वो एक बेसिक ट्रेनिंग देती हैं, फिक्स डोज ट्रेनिंग देती हैं, जैसे ना गलत हो ना अच्छा हो। बट ऐसे आप ऐसे मास्टर नहीं बन सकते एस्थेटिक मेडिसिन के। डेफिनेटली सर। तो उसके लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, उसकी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, एंड यू हैव टू एंटर इनटू अ प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम, देन ओनली यू कैन गो अहेड विद दैट। परफेक्ट। तो मैम, क्या हर डॉक्टर को इवेंचुअली एंटरप्रेन्योर बनना ही पड़ेगा, या आज भी सिर्फ अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देकर के अच्छी लाइफ जी सकते हैं? दिस इज वेरी ऑब्जेक्टिव हाँ। कि कोई कैसे सोचता है। मुझे लगता है कि दिस इज माय फीलिंग that doing something new, facing new challenges and being enterprising in life is a good thing. It keeps you alive and content रह के भी करा जा सकता है कि आप अपना एक छोटा सा प्रैक्टिस बिल्डअप करके भी खुश हैं। सो इट इज आई थिंक वेरी ऑब्जेक्टिव, बट हाँ यस, एंटरप्रेन्योरशिप अगर है, हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा हर एक जने में होनी चाहिए और कुछ नया करते रहना चाहिए। एंड एवरीवन लाइक्स सक्सेस, so I think entrepreneurship should be there within ourselves. डेफिनेटली मैम। तो मार्केट में एक स्टेटमेंट बहुत चलता है सर, अ गुड सर्जन डज नॉट नीड मार्केटिंग। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? नहीं, तो मैंने बताया गुड सर्जन, देखिए वो पुराने जमाने लग गए, जब एक शहर में खाली 10 सर्जन हुआ करते थे और उसमें बहुत अच्छा है तो सब दूर दूर के गांव से भी पहुंच जाते थे कि साहब फला सर्जन बहुत अच्छे हैं, तो हर जगह से पहुंच जाते थे। अब क्या है, देर बहुत सारी भीड़ है हर चीज की, और बहुत अच्छे अच्छे सर्जन हैं, बहुत अच्छी सी स्किल सेट है। हम एज ए पीयर ग्रुप जानते हैं, मैं जानता हूँ, जैसे मान लो मुझसे कोई कह दे कि अपनी गॉलब्लैडर सर्जरी करानी कहाँ जाओगे, मुझे पता है कहाँ जाना है। ठीक है, क्योंकि पीयर ग्रुप में मुझे पता है, बट तुम्हें नहीं पता है। एग्जैक्टली सर। ठीक है, तो अच्छा स्किल सेट है और वही उसकी विजिबिलिटी नहीं है, तो वो कोई फायदा नहीं है उस अच्छे स्किल सेट का। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप लोगों को दिखाइए आप अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूं तो भाई लोगों को दिखना चाहिए, मेरे रिजल्ट्स दिखने चाहिए। ठीक है, अब पता क्या हो गया, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि जो जो डॉक्टर्स मुझे रेफर करते हैं कि फला के पास चले जाओ, वो भी मेरी वेबसाइट देखेगा, वो मेरे रील्स देखेगा, वो देखेगा, हाँ फिर वो मानेगा उसकी बात। वरना फीडबैक आ जाता है कि डॉक्टर साहब आपने जिनके पास भेजा है वो तो उनके तो कोई वीडियोज ही नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सर। इसलिए आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप लोगों को एजुकेट करिए कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ये मेरे रिजल्ट्स हैं। एंड इस जर्नी में डू यू थिंक एसबीए का साथ उन्हें लेना चाहिए आफ्टर यू हैव बीन थ्रू? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। और एसबीए ने हमें बहुत चेंज किया है, हमारी इनसाइट्स चेंज करी हैं, क्योंकि एज सच हम भी पुराने सर्जन हो चुके हैं, हम भी उसी माइंडसेट के थे शुरू में कि यार हम अच्छा काम कर रहे हैं, अपने आप आएंगे पेशेंट, नहीं, बिल्कुल चीजें सर। बदल गई हैं। यू हैव टू फ्लो विद द टाइम। इसलिए आज की जो है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप अच्छा काम दिखाइए अपना, और आप खुद ये काम नहीं कर सकते, आपको मदद चाहिए, तो एसबीए ने उसमें हमें मदद करी है, हमें दिखाया है। मैं ऐड करूंगी इसमें कि एसबीआई ने ऑनेस्टी से हमको हमारा साथ दिया है। तो जैसे हम यही बात कर रहे थे कि हमें किसी एजेंसी को का साथ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो एक ऑनेस्ट एजेंसी जो आपके साथ खड़ी है और आपके साथ आपके कदम से कदम मिला के चल रही है, जिसमें एसबीआई ने हमारे साथ ऐसा किया है, टीम डेवलपमेंट में बहुत हेल्प किया है और आज भी हम उनके साथ ही हैं।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच मैम। एंड आज नहीं, अगले 10 साल हम लोग कम से कम साथ में हैं, जब तक वो प्रैक्टिस चलेगी। एसोसिएशन लंबी इसीलिए है डॉक्टर हर्ष, क्योंकि हमें दिखाई देता है कि एसबी हमारे साथ ऑनेस्टी से हाथ पकड़ के चल रहा है, तो एसोसिएशन लंबी है। बिल्कुल मैम। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, कोई भी डॉक्टर हमारे पास आते हैं, मैं नहीं कहता कि हमसे गलतियाँ नहीं होंगी, गड़बड़ नहीं होंगी चीज़ें, एंड आपके केस में भी हुई हैं, सो देयर हैव बीन सेटबैक्स। हम लगे रहेंगे, तब तक रुकेंगे नहीं जब तक वी फिक्स दैट। दैट इज़ द ओनली रीज़न That व्हाई is वी आर। why an agency's interaction is very important. Continued interaction रहना चाहिए, और ये एजेंसी की तरफ से भी आना चाहिए। यही हमने पहले कहा था। कई बार क्या होता है, हम नहीं एफर्ट्स कर रहे, टाइम नहीं मिल रहा, तो एजेंसी भी चुप बैठ जाती है, बट आप लोग चुप नहीं बैठते, आप हमें जगाते रहते हैं। बिल्कुल मैम, कोलैबोरेशन है, एंड वी आर बोथ ग्रोइंग टुगेदर, एंड आई होप विल कीप ऑन ग्रोइंग टुगेदर। बट मैम एक पॉइंट ऐसा आता है मैम एंड सर कि पैसा मोटिवेशन उसके बाद होता नहीं है। इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है। लोग अपनी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। दे वांट कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद रखें। तो सर आज आपको क्या ड्राइव करता है? मेंटरशिप, लेगेसी, व्हाट एग्जैक्टली? ऑफ कोर्स यस। अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि हमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ट्रेन कर सकें, और वही हमारी लेगेसी है। जैसे मैं अपने गुरु को याद करता हूँ, मैं अपने मेंटर्स को याद करता हूँ, वैसे ही वो हमें याद करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो सर मैम अब अगले 10 साल के लिए आप लोगों का गोल्स क्या है? व्हाट आर योर गोल्स फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स? My goal for my practice as well as the aesthetic practice would be that we keep on growing our practice in the sense to help more and more patients feel safe and have a very good outcome with aesthetics or interventions, and to grow and increase the number of people who can be benefited by the good work we want to offer to them. So it's not only about the money growth, it is about growth in the satisfaction of the patient, and of course in training the larger number of people with good work so that they can offer more and more to their patients. परफेक्ट मैम। तो मैम नेक्स्ट जनरेशन फीमेल डॉक्टर्स जो भी ये वीडियो देख रही हैं, आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? हाउ विल यू मोटिवेट देम? हाउ विल यू inspire them to become something like you, to actually have a great family life, to have a very good practice of your own, and still helping sir out as the backbone of the practice? क्या मैसेज रहेगा मैम? So, to all female doctors who are younger in their career, I would just suggest that they should be patient. See, every stage of life has certain priorities and certain responsibilities. Like, as for females, I would say family life is also a responsibility for a good period of time. In that, it is not that you have to soar in your career from the very beginning. You can balance your family life and your work uh, when your children are priority, because one person out of the couple has to, it is not that only the female these days has to take care, one person has to take care of the children, because they also have to grow into good human beings. So I would say you balance. You can slightly reduce the number of hours of your work when your family needs you, and then there is, of course, time will come when you will feel a little settled with your family, and then you can devote your time to your work, like I did. I still feel contented that 10 to 12 years when I could not practice intervention radiology in that way, I was practicing in some form or the other, but I still feel contented that my daughters are now grown up to the adults I wanted them to grow, and still I was connected to my work, and now I'm more connected in the way I wanted to be. परफेक्ट। सर आपका कुछ मैसेज किसी यंग मेल डॉक्टर के लिए कि कैसे फैमिली लाइफ एज वेल एज अपनी प्रैक्टिस एज वेल एज ओवरऑल ग्रोथ बैलेंस कैसे किया जाए सर? चेक बैलेंसेस हर जगह हैं। सो मेरी पहली चीज़ जो मैं बताता हूँ कि मास्टरी कर लो, पहले सीख लो सब कुछ, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू करो, तो दिक्कतें नहीं होंगी। यू हैव टू डिवोट योर टाइम, वर्क एंड फैमिली। तो आपने क्या क्या चीज़ चूज़ कर रखी है? एस्थेटिक मेडिसिन इस मामले में बहुत अच्छी है कि कम टाइम में आप ज़्यादा पेशेंट्स को खुश कर सकते हैं और जल्दी घर जाके अपनी फैमिली को भी खुश कर सकते हैं। पहले मैं एज रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन जब काम करता था, आज से 15 साल पहले, तब वो बड़ी बड़ी सर्जरीज होती थी। तो बड़ी सर्जरी के बाद आप तो खुश होते थे, बट आप जब घर पहुंचते थे तो फैमिली खुश नहीं होती थी। बट आई हैड अ गुड सपोर्ट। मैं शुरू में मैं बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता था, मैं रात में 11 बजे 12 बजे एक सर्जरी करके आ रहा हूँ,
तब उतनी वो ट्रेंड नहीं था उन सर्जरीज का, मेजर सर्जरीज थी, कैंसर रिकंस्ट्रक्शन। उसके बाद मुझे वापस 1-2 घंटे बाद फ्लैप चेक करने जाना होता था। मैं इतना थका होता था, तो रात में 1 बजे, 1:30 बजे डॉक्टर पारुल मुझे गाड़ी में लेके जाती थी उस हॉस्पिटल में, वो नीचे बैठी होती थी, मैं चेक करके फिर आता था, फिर सोता था। तो देयर वर टफ सैक्रिफाइस तो टाइम्स। लगता है यस। सर, सैक्रिफाइस तो किसी भी चीज़ के लिए लगता है। नाउ वी आर कमिंग टू द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, मिथ और फैक्ट। सो दीज आर फॉर यू डॉक्टर आशुतोष। 90% एस्थेटिक डॉक्टर्स फेल इसीलिए करते हैं क्योंकि वो पैसों के पीछे भागते हैं, मास्टरी के पीछे नहीं। मिथ और फैक्ट? फैक्ट है ये। ये फैक्ट है इन द सेंस कि होना ये चाहिए कि अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो आप अनएथिकल प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, बिकॉज यू आर लेस स्किल्ड, और आप पेशेंट को कमिटमेंट करते जाओगे कि हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, अनएथिकल प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, विच विल इवेंचुअली लीड टू योर लॉसेस एंड योर डाउनफॉल। बिल्कुल। आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपको लगेगा ये चीज नहीं हो रही है। रिवर्स दिस थिंग, यू मास्टर वन थिंग, अपने आप आपके पेशेंट्स बढ़ जाएंगे। पैसा उसका बाई प्रोडक्ट है, रेवेन्यू जनरेशन उसका बाई प्रोडक्ट है, उसका साइड इफेक्ट है कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको काम करना है, वो अपने आप आता जाएगा। बट देन फर्स्ट मास्टर इट। बिल्कुल। तो जैसा 3 इडियट्स में कहा गया था, काबिलियत के पीछे भागो, सक्सेस अपने आप आएगी बिल्कुल आपके बिल्कुल पीछे। सही था वो स्टेटमेंट। अच्छा सर, ज़्यादातर एस्थेटिक में जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं ये ओवर कॉन्फिडेंस के कारण होते हैं, नॉट लैक ऑफ स्किल। मिथ और फैक्ट? इसमें सिंगल वर्ड में आंसर देना मुश्किल है, बट ये है कि अगर आपके पास स्किल ही नहीं है तो आप काम तो गड़बड़ करोगी, हम्म, बट ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहले भी जैसे मैंने बात करी कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, एवरी प्रोसीजर इज डिफरेंट। 1 ml फिलर इस पेशेंट में अलग लगेगा, उस पेशेंट में अलग लगेगा। हम्म, दैट इज योर ट्रेनिंग एंड योर लर्निंग। ठीक है, अब ओवर कॉन्फिडेंस में आप करे जा रहे हैं तो आप कॉम्प्लिकेशन करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल सर। तो इसका आंसर मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, स्किल भी नहीं होगी तो भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर। ब्रेस्ट रिडक्शन इज ओनली एन एस्थेटिक ट्रीटमेंट। मिथ और फैक्ट? ये मिथ है। सो ब्रेस्ट रिडक्शन इज एक्चुअली अ फंक्शनल सर्जरी, हम्म, जिसका साइड इफेक्ट है कि एस्थेटिक प्रोसीजर बन जाता है वो। हम्म, ब्रेस्ट रिडक्शन जो है, लार्ज हेवी ब्रेस्ट या हाइपरट्रॉफिक ब्रेस्ट बहुत बड़ी समस्या है। नेक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन, प्लस लॉट ऑफ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। हम जो कपड़े पहनना चाहते हैं वो नहीं पहन पाते हैं, जो ड्रेसेस पहनना चाहते हैं नहीं पहन पाते हैं, हम कोई स्पोर्ट खेलना चाहें हम नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। ये जो सर्जरी है ये सारी चीजें रिवर्स कर देती है। उसका एस्थेटिक आउटकम तो है ही है कि जो आपको चाहिए उस तरह का साइज आपको ब्रेस्ट में मिल गया, बट आपका फंक्शनल एस्पेक्ट, आपकी जो ये प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपका पोस्चर चेंज हो गया, एवरीथिंग, यू स्टार्ट फीलिंग गुड, यू स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट। तो ये एकदम लाइफस्टाइल चेंजिंग सर्जरी है, तो मैं इसको फंक्शनल सर्जरी बोलता हूँ, नॉट एस्थेटिक। नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी कैन गिव इक्वल रिजल्ट्स टू सर्जिकल राइनोप्लास्टी। मिथ और फैक्ट? सर? मिथ है बिल्कुल, मतलब टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ये। हम्म, लिक्विड राइनोप्लास्टी कहते हैं इसको, नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी, ये फिलर्स की वजह से, फिलर से करते हैं हम लोग। हम्म, इससे हम बहुत छोटी छोटी चीजें ठीक कर सकते हैं। हम्म, ठीक है, ये भी ऑफ लेवल है, इट इज नॉट एन एफडीए अप्रूव्ड प्रोसीजर, ये ऑफ लेवल प्रोसीजर है कि कर सकते हैं। तो हम माइनर चेंजेस कर सकते हैं। किसी भी मेजर चेंज को अगर हमें करना है, देन यू नीड अ सर्जिकल राइनोप्लास्टी। बिल्कुल सर। If you're not using AI in medicine in 2026, you will be irrelevant soon. Myth or fact? ये एक्चुअली फैक्ट है। सो यू नीड हेल्प, यू नीड हेल्प। अब जैसे एआई ने बहुत अच्छा कर रखा है, हम अपना एक बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं। एआई बेस्ड प्रोग्राम्स हैं जो जिसमें कि हम बिफोर और आफ्टर पेशेंट को दिखा सकते हैं। Mhm, तो वो बहुत अच्छी चीज है इन द सेंस कि उसका अगर हम ऑनेस्ट यूज करें, mhm, वो कुछ भी कर देती है, लेकिन उसका ऑनेस्ट यूज, यानी कि जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि मान लीजिए आप राइनोप्लास्टी कह रहे हो कि मुझे ये करना है, मेरे पे ये नाक कैसी लगेगी, नाउ एआई कैन गिव यू एन आफ्टर पिक्चर। तो आपको पहले से पता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। सिमिलरली फॉर ब्रेस्ट, ब्रेस्ट रिडक्शन के बाद आप कैसे लगोगे, या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद आप कैसे लगोगे, बिल्कुल सर। फेस पे फिलर कराने के बाद आप कैसे लगोगे। दीज आर द एडवांसमेंट्स। बिल्कुल सर। एंड मैंने भी हेयर रिस्टोरेशन जर्नी अपनी तभी स्टार्ट करी जब मेरे को सामने मेरे डॉक्टर ने दिखाया कि देखिए ये किया जा सकता है, दिस कैन बी द आउटकम। सो डेफिनेटली वर्क्स अ लॉट।
Now some questions for you, ma'am. Female doctors are judged more on perception than performance. Myth or fact? So that is a fact. Till now, I would say that is a traditional, conventional thinking of the society. That for surgical procedure, especially, I would say that female doctors are judged about on the performance. So they are considered to be less than the males, but it is not a fact. Perfect. AI will replace radiologists in the next 5 years. Myth or fact? So I still believe that AI will be helping doctors. It cannot replace the human mind and what humans can do, but definitely it will start helping any radiologist or any doctor per se in increasing the precision which by which they are diagnosing or treating patients. So I don't think that AI will replace radiologists. बिल्कुल मैम. अगर करियर में ग्रोथ चाहिए तो फैमिली सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा. मिथ और फैक्ट? So as I've already said that you don't have to sacrifice. There is a stage and time for everything. You have to prioritize according to your life stage. For females, I would say for certain years you have to prioritize your family, but it does not mean that you have to neglect your career. You have just to balance each other. But if you sit back and say that now family is my priority, how will I do my work? But time will come when you can do everything depending on the stage of your life. बिल्कुल मैम. बिना सेल सीखे प्रैक्टिस चलाना इम्पॉसिबल है 2026 में. मिथ और फैक्ट? Yes, I would agree to it in a way. You have to learn a bit of, you have to learn sales also to establish your practice, because it depends on era. This era is of being visible and showing to the masses that you are doing good work, and for that sales and marketing is very important. Yeah, I'll add like ethical sales practice for all doctors. चलिए अब थोड़ा रैपिड फायर सेक्शन करते हैं. डॉक्टर बनना टफ था या सिस्टम बिल्ड करना टफ था मैम? System build करना. फीमेल डॉक्टर होना बहुत अंडर एस्टिमेटेड रहता है मार्केट में. सही बात है या गलत है मैम? नहीं, गलत बात. प्रीमियम क्लिनिक का वीकेस्ट लिंक क्या होता है मैम? To develop a large number of patient acquisition is the weakest link, I would say. ओके. डॉक्टर्स मार्केटिंग से अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हैं मैम? डॉक्टर का बेसिक इनहेरेंट क्वालिटी नहीं होता मार्केटिंग गिमिक्स, इसलिए वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि मार्केटिंग से वो फॉल्स प्रोमिसेस कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है. मार्केटिंग से अगर आप ऑनेस्ट प्रोमिसेस करेंगे तो मार्केटिंग इज आल्सो गुड. मार्केटिंग एजेंसी या इन हाउस टीम लॉन्ग टर्म के लिए क्या बेटर है? फॉर लॉन्ग टर्म आई वुड से इन हाउस टीम. डेफिनेटली. एक ऐसा रेड फ्लैग जो डॉक्टर्स आज भी इग्नोर करते हैं हायरिंग के समय मैम? द एबिलिटी टू जज द डेडिकेशन द टीम मेंबर कैन ऑफर. परफेक्ट. लग्जरी का असली मतलब क्या है हेल्थ केयर में? Luxury for me will be that the patient has a luxury feel in the experiences they have from the doctor, from the pre-operative, operative to the post-operative step. वर्क लाइफ बैलेंस मैम रियलिटी है या इल्यूजन है? Work-life balance is a reality. I have my own experiences. अगर मैम आपको दोबारा मौका मिलता तो एक चीज आप क्या अलग करती अपने करियर में? If I talk about myself, as we have talked, the entire essence of this like our Elevate program is that you have to first master your skills and then enter your practice. If I were to go back in my younger age, I would try to learn again and master my skills, which I learned over a period of time later on. But then if I had initially spent a larger number of years for my training, then it would have been easier later on. रैपिड फायर लास्ट क्वेश्चन मैम. क्या किसी डॉक्टर को मार्केटिंग में जो हेल्प चाहिए स्किन बिजनेस एक्सेलरेटर की हेल्प लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए. स्किन बिजनेस एक्सेलरेटर की हेल्प हमारे लिए बहुत काम आ रही है, एंड आई वुड से विद ऑनेस्टी कि SBA इज हेल्पिंग अस, हैज बीन हेल्पिंग अस in developing our team, our work, and our growth is now dependent on them, I must say. थैंक यू सो मच फॉर दैट मैम. अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए सर, फिर सेम रैपिड फायर रहेगा. सर्जरी या सर्जरी प्लानिंग, ज़्यादा एड्रेनालिन रश किससे मिलता है आपको? एड्रीन रश तो सर्जरी से मिलता है, बट सर्जिकल प्लानिंग इज अ मच मोर इम्पोर्टेंट थिंग देन डूइंग अ सर्जरी. बिल्कुल सर. एक चीज़ जो हर यंग सर्जन आज भी अंडर एस्टिमेट करते हैं? पहले क्वेश्चन में इसका आंसर है सर्जिकल प्लानिंग.
इसमें क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि सर्जन जो हैं सर्जरी करना सीख जाते हैं, हम्म, किसके लिए क्या करनी है ये नहीं सीख पाते जल्दी। इसलिए सर्जिकल प्लानिंग, एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, हर एक की सर्जिकल प्लानिंग डिफरेंट है, चाहे कोई छोटा सा भी प्रोसीजर क्यों ना हो, दैट हैज टू बी मास्टर्ड। बिल्कुल सर। एक मिस्टेक जो हर एस्थेटिक का डॉक्टर बिगिनिंग में करता ही करता है। मुझे लगता है कि हर बंदा फिक्स डोज कॉन्सेप्ट में रहता है, तो हर पेशेंट पे वो एक सी ही फॉर्मूला लगा देता है, तो उसके रिजल्ट इसलिए वेरी करते हैं। जैसे एक हमारे वहाँ एक कहा जाता था कि आप नाक देख के बता सकते हैं किस सर्जन ने इसकी राइनोप्लास्टी करी है, क्योंकि वो हर एक की नाक एक जैसी बना दे रहा है। एक ट्रेट जो आप हर अच्छे डॉक्टर में पहले ही दिन देख लेते हैं कि इसको तो एलिवेट के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेडिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन, हम्म, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस मुझे उस यंग सर्जन को देखते ही पता लग जाता है कि कितना इसका इंटरेस्ट है किस चीज में, वो आपको देखते ही पता लग जाता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपनी ट्रेनिंग को कितना सीरियसली ले रहा है। टीम में लॉयल्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कॉम्पिटेंस? ओ माय गॉड, डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, बट यस, लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो लॉन्ग टर्म चलेगा आपके साथ। सर अगर आप आज वापस से 30 साल के होते तो क्या चेंज करते आप अपने करियर एंड लाइफ के ट्रैजेक्टरी में? आई एम ओवरऑल हैप्पी अबाउट माई थिंग्स, हाउ माई लाइफ हैज बीन, बट जैसे शुरू में मैं काफी ट्रेनिंग करने गया, तो मैं और कुछ ट्रेनिंग्स थी जो मुझे लगा कि मैं कर लेता तो अच्छा होता, बट देवर टाइम कंस्ट्रेंट, फैमिलीज, और अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी थी, वो मेरी रह गई, जो कि मैंने बाद में करी या धीरे धीरे करी, इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। और एक चीज़ जो मुझे लगी कि फाइनेंस ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग ट्रेनिंग उस वक्त मेरी नहीं थी, जो कि मेरे करिकुलम में ही होनी चाहिए थी। बिल्कुल। थिंग्स वुड हैव बीन मच बेटर एंड मच डिफरेंट। या एंड आई थिंक मार्केटिंग सेल्स ये सब एमबीबीएस का ही पार्ट बनाना चाहिए बिल्कुल होना फर्स्ट ईयर चाहिए। में। सर आई थिंक हमारा एट कॉम एंड ये सब जो अभी नए नए चीज़ें ये लोग ऐड कर रहे हैं सब वर्थलेस है। एथिक्स तो डॉक्टर्स में था ही, मार्केटिंग सेल्स ऐड करना चाहिए मेरे हिसाब से सर इन करिकुलम। अच्छा, एक चीज़ जो आपने बहुत लेट अपने करियर में रियलाइज़ करी एंड वो आपको लगा कि पहले सीख गया होता तो शायद आज कहीं और ही होता मैं। अब पैटर्न ऑफ शिफ्ट क्या होता है कि उस वक्त हमने जो ट्रेनिंग करी थी उसके हिसाब से हमने सब चीज को पकड़ लिया कि मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा। मैं अब अपने जूनियर कोलीग्स को ये बोलता हूं कि इतनी वास्ट ब्रांच है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। अगर आप पहले से चूज कर लें कि मुझे ये करना है, तो यू कैन मास्टर दैट पर्टिकुलर थिंग। कि मुझे एस्थेटिक्स में ही जाना है, तो भूल जाओ कि मुझे कैंसर रिकंस्ट्रक्शन करना था, मुझे बर्न पेशेंट देखने थे, मुझे क्लेफ्ट करने थे, भूल जाओ, एस्थेटिक्स में ही जाओ। हाँ, मुझे क्लेफ्ट में जाना है, गो फॉर क्लेफ्ट। सो अब वो टाइम है कि यू चूज। उस टाइम पे 20 साल पहले हम सब कुछ कर रहे थे, सबके लिए भाग रहे थे, तो एस्थेटिक्स वाज जस्ट 10% ऑफ माय प्रैक्टिस। अब इट हैज बिकम 90% ऑफ माय प्रैक्टिस। छोड़ अभी भी नहीं पाया हूं पुरानी चीजें, बट अपने जूनियर कोलीग से मैं ये बोलता हूं कि हाँ, कि इफ यू आर फोकस्ड, तुम्हें जो करना है, इफ यू आर फोकस्ड अबाउट इट, गो ओनली फॉर दैट। आपके लिए सर लेगेसी का मतलब क्या है? हमने एक स्किल सेट डेवलप करी, हमारे टीचरों ने एक स्किल सेट डेवलप की थी, वो हमें दी, उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अगर मैं अपने नीचे जो हमारे जूनियर्स हैं, जो लोग हम हमारे ट्रेनी हैं, उनको मैं नहीं सिखाऊंगा, तो हम चले जाएंगे उस चीज़ को लेके। इट हैज़ टू गो, तभी वो चीज़ें आगे एडवांस होंगी। मुझसे अच्छे लोग आएंगे, मेरे जो ट्रेनी हैं कई मुझसे अच्छा काम कर रहे हैं, बट उनकी एक अपनी स्किल सेट है और एक स्किल सेट जो मैंने उनको दी है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस 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 होता जाएगा, तो आगे आने वाली जनरेशन हमसे कहीं ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाएगी। बिल्कुल सर, लर्निंग्स आपके लिए आपकी लेगेसी लर्निंग है जो आप अपने जूनियर्स को दे रहे हैं। परफेक्ट सर। अब इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, कोई एक नया डॉक्टर है जस्ट एमबीबीएस ग्रेजुएट किया है, बहुत कंफ्यूज्ड है और चाह रहा है कि मुझे कोई सीनियर कोई एक्सपीरियंस इंसान बताए कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, तो हाउ विल यू डिस्क्राइब द एंटायर फ्यूचर टू दैट वन वेरी कंफ्यूज्ड पर्सन टुडे सर? तो सबसे पहले आती है इंटेंट, कि वो करना क्या चाहता है लाइफ में, क्या उसका इंटरेस्ट है। उसके लिए पहले उसे अपना इंटरेस्ट ढूंढना है। अगर उस लेवल पे वो क्लियर हो जाता है, मान लीजिए हमारे पास आता है एस्थेटिक्स के लिए, तो शुरू में हमारे शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं, सो दैट ही गेट्स एन इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट थिंग्स, कि हाँ उसको लग रहा है कि दिस इज द पाथ आई वांट टू गो, देन ही कैन कम फॉर अ लॉन्ग टर्म मेंटरशिप। हाँ मैम, तो कोई एक अगर पीजी स्टूडेंट है या अभी
पीजी का एग्ज़ाम उन्होंने दिया है, इज़ कन्फ्यूज बिटवीन ब्रांचेस, व्हाट वुड यू सजेस्ट? 10 साल 20 साल बाद उनके लिए कैसी लाइफ रहेगी इफ़ ही चूजेस रेडियोलॉजी? So I would say एक MBBS ग्रेजुएट है, पीजी में ही और शी हैज अ गुड रैंक एंड रेडियोलॉजी ऑप्शन चूज है, और ऐसे फोन अक्सर आते रहते हैं कि हम रेडियोलॉजी में क्या करते हैं. सो रेडियोलॉजी इज एन एवर ग्रोइंग फील्ड. इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकर ब्रांच ऑलवेज. तो रेडियोलॉजी विल बी एवर ग्रोइंग. जब हम एमडी कर रहे थे तब बहुत सारी चीजें नहीं थी जो अब हैं. तो अगर कोई रेडियोलॉजी लेना चाहता है तो आई वुड से इट इज अ वेरी गुड फील्ड टू चूज, एंड एवरी ब्रांच आई वुड से इज इवॉल्विंग. और अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए आपको हमेशा अप टू डेट करना है इन एनी फील्ड, आई वुड से. So every branch can land into a very good thing if you keep on updating yourself. You are training yourself in the latest technologies. Like in aesthetics also, if you are training into latest technologies and are mastering your skills in radiology also, I would say just a basic radiology hai, you can enter into interventional radiology, or you can just master yourself into newer developments of MRI, CT. So radiology, I would suggest for any person who is opting for radiology that it is an ever growing field. You should choose it. Perfect, ma'am. So thank you so much for this very heartful, heart-to-heart conversation. हमने कई सारी ऐसी बातें करी जो शायद आज के पहले इंटरनेट पे लोगों को नहीं बताई जाती थी, या इतने डेप्थ में तो कभी नहीं बताई गई थी. तो वेरी इंसाइटफुल पॉडकास्ट. नाउ फॉर माय व्यूअर्स, इफ एनी ऑफ यू इज़ एन यंग डॉक्टर, आप MBBS ग्रेजुएट हो सकते हैं, BDS, MDS, किसी भी ग्रेजुएट हो सकते हैं. यू कैन बी एन आयुर्वेदिक सर्जन, एंड आप चाहते हैं कि अब आप मेडिकल एस्थेटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं. करियर के लिए सबसे पहली चीज़ होगी स्किल सेट. अगर आपको अपना स्किल सेट डेवलप करना है, आई कैन वाउच फॉर दिस, देयर इज़ नो बेटर प्लेटफॉर्म एज कम्पेयर टू एलिवेट. आप नीचे कहीं आपको लिंक मिलेगा एलिवेट का, आप जाइए, आप फॉर्म्स फिलअप करिए, गेट इन टच, ट्राई टू फिगर आउट कि ये है क्या चीज़, हाउ एग्जैक्टली आर दे हेल्पिंग यंगर डॉक्टर्स, एंड देन इफ इट मेक्स सेंस, गो फॉर द प्रोग्राम, बिकॉज यू कैन नॉट फाइंड अ बेटर mentor anywhere. And after you have done mentorship, or if you're a doctor already practicing aesthetic medicine, Skin Business Accelerator is the only one-stop solution. आपको मार्केटिंग में हेल्प चाहिए, सेल्स में चाहिए, आपको आउटसोर्स करना है, इन हाउस टीम बनानी है, एजेंसी चाहिए, वट एवर यू नीड, वी हैव ऑल द solutions for this. So find our landing page link below as well. So if you want skills, go to Elevate. If you want to grow those skills into actual meaningful revenue, go to Skin Business Accelerator. And thank you so much for watching. Sir, ma'am, again, thank you so much for joining us. Thank you for so much of insights. Thank you for guiding people in such depth. Thank you so much, sir and ma'am. Thank you, SBA and team, for first of all acknowledging our journey and whatever experiences we could share with the early career people, and if they can benefit from our experiences, we would be glad. And thanks to SBA for always continuously offering their support in our practice. Thank you, ma'am. Thank you to all SBA team. Thank you, sir. Thank you. So, sir, ma'am, बहुत मज़ा आया ये पॉडकास्ट करके हमें आपके. How was the experience of the overall podcast, ma'am and sir? It was a fantastic experience for us about the podcast, the way you put up questions, and everything was organized in a form that we could share our experience and guide the audience who is listening to us. So I think you made a very good organization about the whole podcast and the questions, so that we are able to convey what message we have to convey to the audience. Perfect. Sir, any feedback in which we can make this better, both for the doctors that come in and for the audiences? मुझे तो बहुत अच्छा लगा. It was wonderful working on this podcast. और तुम लोगों ने मेहनत करी, और जो क्वेश्चंस थे बड़े अच्छे थे, और पुरानी बातें निकल के आई, तो इट वाज अ फील गुड फैक्टर. तो आई एम हैप्पी अबाउट इट. बहुत अच्छा लगा मुझे. थैंक यू. मैम, क्या नए डॉक्टर्स को या और डॉक्टर्स को ऐसे पॉडकास्ट पे हमारे साथ आना चाहिए? बिल्कुल, आई थिंक पॉडकास्ट के लिए आपके पास साथ आना चाहिए. और पॉडकास्ट इन जनरल आई वुड से इज अ मीन्स टू स्प्रेड योर अवेयरनेस, help the people know about about you as a doctor, about your skills. And I think SBA, by organizing a podcast and bringing out the questions which really would help the people understand you, is very important. So I think they should always try to go for some podcast with SBA. Thank you for that, ma'am.